गांधी जी एक सुपर ब्रांड है। नेहरू जी ने एक ऐसी कंट्री का बागडोर संभाली जो कि ब्रिटिश ने बिल्कुल गरीब करके छोड़ी। जब इतने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, तो क्या आपको जरूरत पड़ी थी कि आप बोस को एक हीरो के तौर पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें लपेटे में आने वाले हैं आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की लिस्ट बनी। अब बाकी कोई छोड़ो। इस देश में जब जब एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई तब तक नेताजी को लेके अच्छे काम हुए हैं और डेथ स्टोरी है उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं है। आप एक तो उठ के मोदी जी को गाली दो से बेशक। बिल्कुल इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। इनको पता नहीं है कि पहले के जमाने में क्या हाल था। आप मैडम के जमाने में के जमाने में बोल के दिखाते हैं आप। गांधी जी थे, उन्होंने पटेल को बिठा दिया, जबकि वो शायद हमारे पहले प्रधानमंत्री होते। पूरा महाभारत की तरह से 1946 में गांधी जी से मिलने के लिए आए लुई फिशर नाम के बहुत बड़े जाने माने अमेरिकी पत्रकार, और लुई फिशर की ही किताब पे वो फिल्म बनी है गांधी की एटनबरो। प्रोपेगेंडा फिल्म थी। उस फिल्म में जानबूझ के सुभाष बोस का एक सेकंड का सॉन्ग दिया। मतलब आप गांधी जी की लेवल फिल्म बनाओ। गांधी जी अपने पूरे जीवन में पॉलिटिकल एक ही आदमी जिसने उसको हराया था पॉलिटिकली, वो सुभाष बोस, जो उनसे 29 साल छोटा था। आप उसका नाम तक नहीं दिखाओ तो बड़ी गलत बात। तो बंगाल के अंदर लोगों को पता नहीं कि गांधी जी के बारे में बहुत बड़ी गांधी भक्ति मूवमेंट वहाँ पे बहुत पुरानी है। 1920 के दशक में वहाँ पे लोग बंगाल में गांधी जी को भगवानों से इक्वेट करते हैं। आज तो आप गधा घोड़ा बराबर कर सकते हो। जुमला दिया कि साहब इस देश में ये बड़े 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 नाम हुए थे, और आप टेक्निकली गधे घोड़े बराबर कर रहे हो। आपको पता नहीं कि सुभाष बोस कहाँ थे और ये लोग कहाँ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोध, अराइज अवेक एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज। नमस्कार, आप सभी का आज के इस एपिसोड ऑफ द इंडिक पेन उत्तिष्ठ भारत सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग 2 दशक, प्रॉब्ली उससे ज्यादा, अपना समय एक ऐसे पर्सनालिटी के ऊपर लगाया है जिनके बारे में वे आज भी पूर्ण प्रयास में हैं कि हम आप और ज्यादा जानें। जी, हमारे साथ हैं अनुज धर जी। ही इज अ जर्नलिस्ट, ही इज अ रिसर्चर एंड एन ऑथर। पिछले 2 दशकों से उन्होंने अपना पूरा जो एक जीवन है उसका उद्देश्य ये बनाया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो भी छिपी बातें हैं वो जग जाए। आज हमारे साथ वे हैं और आज हम इस बात पर उनसे लंबी चर्चा करने के मूड में हैं, क्योंकि उनकी एक नई किताब आई है चंद्रचूड़ घोष जी के साथ, जो पेंगुइन ने पब्लिश की है, और उसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, द बोस डिसेप्शन। आने वाली वार्तालाप में मैं उनसे इस डिसेप्शन शब्द के यूज पर बात करूंगी, लेकिन अभी के लिए लेट्स डाइव राइट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन विद अनुज धर। नमस्कार अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। दीपिका जी, धन्यवाद आपका बुलाया मुझे, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके थ्रू, और मैं चाहता हूँ कि इतने, जैसा आपने बताया कि इतने सालों से ये रिसर्च का और ये सब काम एक्टिविज्म का चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये बात लोगों तक पहुँचे हर जगह में। और आज के समय में, जो आज का जिस माहौल में और जिस समय में हम जी रहे हैं, पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट है जिसमें आप घंटे घंटे, आपने भी ये बात बोली कि आप लंबी बात करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टीवी के मेन स्टूडियोज में आ रही है, टीवी चैनल्स में आ रही है, जहाँ मेरे कई मित्र हैं, बहुत बार वहाँ गया भी, लेकिन प्रॉब्लम वही हो रही है कि आपको जो बोलना है आपको आधे घंटे के अंदर बोलना है, और आधे घंटे में 4 आदमी लड़ेंगे आपस में। और वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता जो होते हैं दूसरे आदमी को धराशायी करने के लिए आते हैं। उनका कोई वार्तालाप करने का या डिस्कशन करने का मूड नहीं होता, सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाना होता है। तो उस माहौल में इन बातों को समझाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और कम से कम जिस फॉर्मेट में, जैसे आप मुझसे बैठ के, जैसे मैं बहुत खुशी कि आपने शुरुआत में कह दिया कि लंबी बात करेंगे, ताकि इसमें लोगों को समझाने कि मुद्दे जो खासकर जो जितने गूढ़ तथ्य जो मुद्दे होते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको आज के, हम मान लीजिए कि हम बात करें कि देश में अभी क्या चल रहा है किसी आज के मुद्दे में, तो वो उसके बारे में बातचीत करना, उसकी रूपरेखा बांधना आसान है। सभी को मालूम है कि मोटा मोटा इशू क्या है, कौन कौन से उसमें करेक्टर्स हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, योगी जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले भी ले जाऊं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम उस समय में रह रहे हैं जब लोग कोविड को भूल चुके हैं, जब लोग ये भूल चुके हैं मनमोहन सिंह का टाइम में क्या हो रहा था। तो अब मैं आपको उस कहानी की बात करूंगा जो कहानी की शुरुआत स्टार्ट होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और जिसका क्लाइमेक्स आता है मनमोहन सिंह के टाइम पे, और उसका सेटलमेंट हम चाहते हैं आज के जमाने। तो मेरे को तो ये इतना बड़ा काल जो है वो कैप्चर कैनवस बहुत बड़ा है। तो वो मैं शायद, जिसे आपने बोला कि लंबी वार्तालाप के द्वारा और इस तरह से आपस में बैठ के ही वो पॉसिबल है, वो टीवी के स्टूडियो में पॉसिबल नहीं। आपने बहुत अच्छी बात से ये शुरुआत की और मेरा प्रश्न पहला उसी बात से उभरता है।
गांधी जी एक सुपर ब्रांड है हमारे लिए। नेहरू जी ने एक ऐसी कंट्री का बागडोर संभाली जो कि ब्रिटिश ने बिल्कुल लूट पाट के जो है बिल्कुल गरीब करके छोड़ी। जब इतने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं हमारी कंट्री में जो आज तक सिर्फ पार्टीज ही नहीं इंटरनेशनली बनाया जा रहा है बहुत लोगों द्वारा, तो क्या आपको जरूरत पड़ी थी कि आप बोस को एक हीरो के तौर पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं? पिछले 2 दशकों से उस पे लगे हुए हैं, क्यों? मतलब व्हाट इज द नीड टू talk about him or bring him out or bring the facts out about him which have been hidden for so long? मेरा जो मेरे साथ घटनाक्रम घटा है वो पता विक्रम और बेताल टाइप कह सकते हैं कि ये कहानी बेताल की तरह मेरे पीछे आई थी, मैं इसके पीछे नहीं गया था। तो मेरा मैं कोई नेताजी का भक्त टाइप तो नहीं था पहले जब पैदा हुआ था। तो मेरा बैकग्राउंड उल्टा खराब है। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं जब छोटा था तो अपने दादाजी की फोटो देखता था। मैंने उनको कभी देखा नहीं मेरे पैदा होने से पहले, वो छोटे से थे। मेरी शक्ल मेरे अपने दादा से काफ़ी मिलती है। और तो वो फौज में थे, अंग्रेजों की आर्मी में, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे वो। और तो वहाँ पे मुझे कहानियाँ सुनने को मिली उनके बारे में कि हुआ ये था कि मतलब मैं उसका पूरा बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ। हम जिस समय में रह रहे हैं और खासकर जिस तरह के लोग हमको सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा ये सुनना थोड़ा समझना मुश्किल है। हमारे लिए शायद मेरी जनरेशन फिर भी समझ सकती है कि अगर हम लोग जिसने 80 का दौर देखा है वो शायद 50 को समझ सकता है, थोड़ा सा क्लोज में था। लेकिन आज की जनरेशन को खासकर जो पिछले 10 साल में जो पूरी दुनिया में जो रेवोल्यूशन आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो शायद आज की जनरेशन को समझ में नहीं आया कि पहले का दौर कैसा था। एक सुभाष बोस की मैं थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर आऊंगा, फिर बताऊंगा कि मेरी कहानी क्या है। लेकिन कहानी यह है कि सुभाष बोस जो थे, एक तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि जब देश में अलग अलग नेता इसमें देश में हुए हैं, और गांधी जी हमारे देश के सबसे बड़े नेता 1920 के दशक में आते आते वो बन गए थे, कांग्रेस के सुपर लीडर थे और उनके बेकार थे। सुभाष बोस एक बड़े अमीर घर के बच्चे थे। सभी लोग अच्छे घरों के थे, ये भी अच्छे घर से आए थे। उनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे घर से। वो फिर ICS की तैयारी करने वो उनका इरादा नहीं था, लेकिन गए फटाफट वहाँ से। फिर उन्होंने जो धमाका जो उन्होंने किया राजनीति में, कि भारत में जितने लोगों ने ICS की नौकरी किसी ने नहीं छोड़ी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। सुभाष बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ICS को क्लियर करके, कुछ लोग अरविंदों का नाम लेते हैं लेकिन वो फेल हो गए, क्लियर नहीं करना। लेकिन सुभाष बोस ने क्लियर करने के बाद में ICS जैसी नौकरी को, जो आजकल की IAS से 50 गुना ऊपर की इज्जत वाली नौकरी थी इस जमाने में, उसको क्लियर करके उन्होंने कहा कि मैं फ्रीडम स्ट्रगल में यहाँ पर आते ही वो बॉम्बे में आए। उस जमाने में जहाज नहीं था तो शिप से आए थे। शिप से आकर के वो यहाँ पे गांधी जी से मणि भवन में मिले मुंबई में। और उन्होंने बाद में खुल्लम खुल्ला लिखा कि मुझे गांधी जी से बात करके मेरे को नहीं समझ में आया कि इनकी प्रॉपर पॉलिसी प्लान नहीं है साथ के पास में, क्लैरिटी नहीं है इनके पास में। तो गांधी जी ने कहा कि तुम जाके चित्तरंजन दास से जाके मिलो, बंगाल के बड़े नेता। तो सुभाष बोस वहां से निकल करके, तो उनकी गांधी जी से पहले दिन से उनसे नहीं पटी थी। तो वो चित्तरंजन दास के आप कह सकते हैं कि वो उनके ज़्यादा खास थे, उनके पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास वाले बात है। सुभाष बोस बाद में जब उनका इतना थ्रेट पोटेंशियल बढ़ गया बाद में थोड़े समय में, तो पढ़ा लिखा आदमी तो ICS करके आया था और ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। उसका इतना थ्रेट पोटेंशियल था कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में उस जमाने में सबसे बड़ी 2 सबसे खतरनाक जेल थी, काला पानी और एक मंडले की जेल। तो काला पानी में किसी बड़े कांग्रेस नेता को नहीं कर पाया कभी भी, और मंडले में भी नहीं गए। मंडले में से तिलक गए थे। तो मंडले की जेल में सुभाष बोस को मंडले की जेल में जाके डाल दिया गया। और वहाँ पे इनकी बीमार हो गई, बुरी हालत हो गई, मरने की जब नौबत आई तो उनको छोड़ दिया। इनफैक्ट अगर कुछ लोग फोटो आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस की 1930 के आसपास की, तो उनकी बड़ी हालत खराब है क्योंकि वो टीबी से बिल्कुल मरने के नौबत आ गई थी, पूरे सूख गए थे। तो उनको विदेश भेजा गया इलाज करवाने के लिए। लेकिन उनका थ्रेट पोटेंशियल इतना खतरनाक था कि जब वो आदमी 1941 में इस देश से भागा यहाँ से, तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस को हुक्म हुआ इसको मार दिया जाए। तो किसी और आदमी को मारने का हुक्म आज तक कभी नहीं हुआ अंग्रेजों के हिसाब से। कभी गांधी जी को मारने का हुक्म नहीं था। गांधी जी को तो बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट मिलता था। वो तो वहाँ पे आप देखिए पूना में बड़े महल में ठहरते थे, जब बड़ी बड़ी जगहों पे जब उनको जेल होती थी। तो सुभाष बोस का थ्रेट पोटेंशियल इतना खराब था उनके वहाँ में कि इसको मारने का हुक्म दिया गया था। लेकिन वो आदमी निकल के फिर वो जर्मनी चला गया। जर्मनी में वो जाकर के, आज की तरह तो नहीं है कि यहाँ से टिकट फ्लाइट पकड़ी और वीजा लेके पहुंच गए। उस जमाने का जर्मनी दुनिया का सबसे खतरनाक कंट्री था, सबसे पावरफुल लोग थे। भारत के पास में और देने के लिए कुछ उनको था नहीं। हम लोग गरीब कुचले और गुलाम कंट्री थी। लेकिन वो आदमी वहां जाकर के हिटलर को इम्प्रेस कर देता, उसके टॉप लोगों को इम्प्रेस कर देता।
तो उनका पोटेंशियल इतना बढ़ गया था वहाँ पे कि अंग्रेजों को लगा कि इस आदमी को कंट्रोल करने का पहला सबसे बड़ा उपाय ये है कि इसके बारे में बातचीत ना हो, इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन ना हो। तो नेताजी पर जैसे ही वो भारत से गए हैं तो सेंसरशिप लगा दी कि इसके बारे में कोई न्यूज़, जर्मनी में क्या कर रहा है, वहाँ क्या कर रहा है, न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। तो जनता को, जब मेरे ग्रैंडफादर फौज में थे तो उनको किसी को नहीं मालूम था, देश के लोगों को नीचे कि सुभाष बोस कहाँ क्या कर रहे हैं। ये मालूम था कि चले गए, बाद में खबर आई कि जर्मनी में है, वहाँ से कुछ वीडियो चला रहे हैं, तो वो किसी को नहीं मालूम था। इस तो 1900, जैसे कि 1900 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो भारत की फौज को, जैसे मेरे ग्रैंडफादर इसमें थे, उनको बोला कि आपको जर्मन से लड़ने जाना है, अफ्रीका में जाइए, तो अफ्रीका चले गए लड़ने के लिए उनसे। फिर उनको बोला गया कि आपको वहाँ से जब आए तो आपको जापानी से लड़ने जाना है, तो कोहिमा चले जाओ, मणिपुर साइड में। तो जब ये जो मुझे बताया गया फैमिली के लोगों के द्वारा कि जब वो कोहिमा वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे दूसरी साइड से लोगों ने लाउड स्पीकर से हिंदी में बोला कि आप हमसे क्यों लड़ते हो, आप तो हमारे भाई हो। उनको तब समझ में आया कि ये कोई आईएनए नाम की चीज़ है, क्योंकि सेंसरशिप थी, किसी को नहीं मालूम था कि आईएनए क्या है, सुभाष बोस क्या है, कुछ नहीं मालूम था। फौजी की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे जब उनको मालूम चला कि ये है तो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। और वहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर जो है मिसिंग इन एक्शन हो गए, वो एक अलग कहानी है। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे बचपन से ही अपने फैमिली की हिस्ट्री और अपने ग्रैंडफादर की जो उनके साथ जो घटनाएं घटी, उससे कहीं ना कहीं इस बात का मुझे आइडिया था कि भारत के आज़ाद होने में सबसे बड़ा कारण जो ये था कि अंग्रेज इस देश को या अपने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को जो चला रहे थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग थे वो थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी वाले। उस आर्मी या जो मिलिट्री जो थी हमारी, उसी की वजह से उन्होंने कंट्रोल करके यहाँ पे बैठे हुए थे वो लोग। हम न केवल हमारे में, पूरा ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पिलर जो था उसका ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। उस ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर नेताजी की वजह से, आईएनए की वजह से रिवोल्ट की नौबत आ रही थी, और ये कारण था अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बचपन से ही अपनी फैमिली की हिस्ट्री से इस बात का आइडिया था। लेकिन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैं नेताजी का भक्त नहीं था। मैं बचपन से सभी को पसंद करता था। गांधी जी के हम लोगों ने वो गाने गाए, वो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, स्कूल में हमको सबका ही ब्रेन वॉश होता था, आपको पता ही, आपको याद है। चाचा नेहरू जी की हमने बड़ी तारीफें की हैं बचपन में, कि स्कूल में प्रोटोकॉल ये था कि पंडित जी का नाम लिया, शांति वन में गए, वहाँ फूल चढ़ाए, ये क्या वो क्या, तो सरकारी प्रोटोकॉल था उस जमाने में, सब स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ाया जाता था। तो बचपन में हम बड़े हुए, मेरे ख्याल से उस मामले में आप में सब बराबर ही थे कि हम जब बड़े हुए तो हमारे दिमाग, हम तो जब छोटे होते तो हमारे दिमाग में कोई इस तरह का नेगेटिविटी नहीं होती है। हम सभी को पसंद करते थे। हमें पंडित जी पसंद आते थे, हमें गांधी जी पसंद आते थे, हमको सुभाष बोस पसंद आते थे, हमको भगत सिंह पसंद आते थे। थोड़ा उम्र बढ़ने के साथ साथ जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा फिर आपकी वो आ जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैं कभी सुभाष चंद्र बोस का कोई भक्त नहीं था। बाद में जाकर के साल 2001 के आसपास में मैं हिंदुस्तान टाइम्स में हुआ था, तो उस टाइम पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी नेताजी की डेथ पे बैठ गया था। तो वहाँ पे मेरे सीनियर्स के दिमाग में ये आइडिया है कि नेताजी की डेथ पे इंक्वायरी करनी चाहिए। और उसी टाइम में मेरे को भी कोई दिमाग में मेरे कुछ पॉइंट जागा था, तो मैंने भी कोई स्टोरी लिखी थी नेताजी के बारे में, कोई एक, तो उसमें उन्होंने कहा कि उसमें जो टीम बनाएगी उन्होंने मुझे भी डाल दिया उसके। तो मेरा इस पूरे प्रकरण में जो आना था कोई एक्सीडेंटल, मतलब आप कह सकते हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि मैं को बड़ा तगड़ा नेताजी का भक्त था इसलिए मुझे डाल दिया, या उसमें मुझे इंटरेस्ट बचपन से पैदा होती, मुझे कोई मेरा कनेक्शन है, ऐसा नहीं था। सो मेरा इस पूरे केस प्रकरण में आना एक एक्सीडेंट के दौर पे था कि मैं नौकरी कर रहा था, कहीं जर्नलिस्ट था, हमें एक असाइनमेंट मिला, असाइनमेंट में घुस गया, और उसके बाद में कभी असाइनमेंट से मैं बाहर नहीं आ सका, क्योंकि उसके बाद एक के बाद एक घटना ऐसी घटती गई, और मैंने कई बार उसको छोड़ने की कोशिश करी बीच में। ऐसा नहीं है कि ये 25 पिछले 22-24 साल 2001 से स्टार्ट हुआ, आज 24 खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं कि लगातार मैं कोई लगातार हर एक साल में हर महीने यही काम कर रहा था, बीच में कई बार छोड़ा, कई बीच में 2-2 साल ऐसे काम है कि कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन ये केस ने मुझे नहीं छोड़ा कभी। तो मैं वो विक्रम बेताल की बात, जैसे विक्रम को बेताल ने नहीं छोड़ा, मुझे मेरे पीछे ये अच्छा वाला बेताल है कि कोई पिछले जन्म का कुछ मेरा लगता है ऋण होगा, कोई पिछले जन्म में हमने कोई लगता है कहीं आईएनए में रहे होंगे, कि मेरे पीछे ये लगा केस। तो अगर मैंने छोड़ने की कोशिश भी करी है लाइफ में तो मैं छोड़ नहीं सका। लेकिन मेरा इस पूरे प्रकरण में आना एक एक्सीडेंट की तरह था। ये कोई मेरा, बहुत से मेरे मित्र हैं जानने वाले जो नेताजी के भक्त रहे थे पहले, तो मैं भक्त नहीं था पहले। पर 2 दशकों से आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, आप किताबें लिख रहे हैं, एक्टिविज्म कर रहे हैं, बहुत चीजें बातें मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता। मैं क्या कर रहा हूँ कि जाके नेताओं से, और कहाँ पापड़ नहीं बेले। पापड़ बेले का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। ब्रिटिश पार्लियामेंट एमपी से बात करी अंग्रेज से जी, कि उठाओ उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में जी।
मेरे जोड़ीदार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल से बात करी, हम अच्छा, मैं इंटरनेट के थ्रू उसमें हम लोग ईमेल के थ्रू, तो फिजिकली जाके लंदन में बात किया। जी तो इसके पापड़ हमने कहाँ कहाँ क्या क्या बेले, मुझे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट तक कोशिश की इसको छोड़ने की। अंग्रेज एमपी से बात करी, वो बेचारा बड़ा अच्छा था, उसने तो बात करी 40 मिनट बैठ के, फोटो खिंचवाई, सब कुछ किया। तो उसने बाद में हमें बताया कि जो इंडियन एमपी है वहाँ के अंग्रेज इंग्लैंड में, वो उनको इंटरेस्ट नहीं था इस केस में। अच्छा, वो भारतीय फितूर तो हर जगह लोगों में रहता है, आप जगह कंट्री बदल लेंगे लेकिन आपका वो अंदर से आपकी जो गलत सही बातें जाती नहीं कभी। जैसे यहाँ तो कहते हैं कि अंग्रेजों के प्रति जो हमारा एक खास अंग्रेजों के प्रति भी है, जैसे यहाँ दिल्ली में भारत में रहेंगे तो आप यहाँ सारी सारी चीज़ों का ठीकरा नेता वो फोड़ते हैं। जी अब जो लंदन में और अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग पैदा हो रहे हैं, जब वहाँ जाके वो दहेज लेते हैं लोगों से या इस तरह की हरकतें करते हैं उल्टी सीधी, तो उसका ठीकरा तो मैं कांग्रेस बीजेपी को नहीं फोड़ सकता ना, तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा हमारी इतनी गलती है। जी तो अपने बायसेस लेके आप वहाँ जाते हो और आपके बायसेस बाहर रहते हैं आपके दो जनरेशन बाप लोग के साथ में, तो वहाँ पे भी लोगों को सुभाष बोस भारतीयों को जैसे यहाँ पसंद नहीं है कईयों को, उनको वहाँ पसंद नहीं है। तो अंग्रेज बेचारा बैठ के मुझे सुनता रहा, वो बातचीत करता रहा, उसमें फोटो वोटो भी किसी को शर्म नहीं है, लेकिन भारतीय एमपीज ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और केस को ड्रॉप कर दिया। तो तब मैं आपको एग्जाम्पल देना आपने, क्योंकि आपने वो रेज किया कि क्या क्या पापड़ बेले हैं मैंने और चंद्रचूड़ ने, वो हमें पता है। फिल्में बन सकती हैं उसके ऊपर, पूरी इतनी इतनी कहानियां। आई एम श्योर, लेकिन मैं वही समझना चाह रही हूँ कि चलिए हम उस बात पे भी और डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसमें नेहरू जी का क्या रोल रहा इन बातों को दबाने में और बाहर कंटिन्यूअसली उसको ना आने देने में। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं रहा है कि हर काल में जो है सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही है। देयर हैव बीन पीरियड्स व्हेन देयर वर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स, जैसे कि अभी है। इस गवर्नमेंट को ये एक क्रेडिट हम, आई डोंट नो आप इसको कैसे परसीव करते हैं, लेकिन एक क्रेडिट दे सकते हैं कि 2016 में इन्होंने डिक्लासिफाई किया कुछ फाइल्स को। आपने सवाल भी पूछा, आपने आंसर भी दे दिया उसका। देखिए ऐसा है कि मैंने काम जब शुरू किया तो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी जी, बीच में 10 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, तो मैं तो सारे फेज देखे हैं। उसके बाद मोदी जी का फेज आ गया। तो मेरी किताब में जहाँ तक मेरा ख्याल है, शायद ये वाली किताब मोदी जी के टाइम पे, पहली और दूसरी किताब जो है मेरी वो कांग्रेस के टाइम पे है। जी जी, मोटा मोटा मैं यही वही बात कर रहा हूँ जो पहले किया था मैंने। को अपना स्टैंड, मैंने कई लोग, आज को मुझे याद है कोई ट्विटर पे कोई मैसेज डाला था, उसने कहा कि ये हर जगह एक ही बात बोलता करता है। नहीं, मैं दोगला आदमी नहीं हूँ, नंबर एक। नंबर दो, मैं और लोगों की तरफ अपने स्टैंड नहीं चेंज करता। लोगों ने अपने स्टैंड चेंज किया और स्टैंड वही का वही है जो 2001 में लिया, वही स्टैंड अभी ले रहा हूँ। सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि समय के साथ में नई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मोटा मोटा मैंने जो कंक्लूजन 2001 में हिंदुस्तान टाइम्स में ड्रॉ किया था, वही कंक्लूजन मैं आगे ड्रॉ कर रहा हूँ। सिर्फ ये कि मुझे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट्स के बारे में ऐसा है कि आपको एक मोटा अगर मैं खांचा इसका अगर आप रूपरेखा आपको दो, इस देश में जब जब एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई तब तक नेताजी को लेके अच्छे काम हुए हैं और डेथ स्टोरी है उसमें कुछ पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है। इनफैक्ट आज मैं और आप बैठ के इस इशू पर बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मोरारजी भाई को। अच्छा। अगर जनता पार्टी की सरकार नहीं आती और मोरारजी भाई प्रधानमंत्री नहीं बनते और मोरारजी भाई नेताजी की डेथ हिस्ट्री में बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट्स नहीं देते या स्टैंड नहीं लेते, ये केस तो सरकार ने 1946 में ही खत्म कर दिया था। मैं 46 के बाद इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोग को इस बात का क्लैरिटी नहीं है कि हम समझते हैं कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जी प्रधानमंत्री बन गए देश के। लोगों को शायद पता नहीं है कि हमारे देश में इंटरिम गवर्नमेंट पहले ही बन चुकी थी और पंडित जी और सरदार पटेल ऑलरेडी कंट्री को चला रहे थे सन 46 के आखिर से। तो सन 46 के आखिर से ही भारत सरकार का और पंडित जी का स्टैंड था कि सुभाष बोस की डेथ होगी प्लेन क्रैश में। उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फर्म स्टैंड है कि जो हमारे चाचा नेहरू बोल गए हैं वही सच है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में झूठ है। अब तो हमारी जन्मांतर की हमारी ये है कि चाचा जी को हम सच साबित करेंगे। तो ये है कि लेकिन जब जब इस देश में कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई तब तक पॉजिटिव काम हुए। तो वो पॉजिटिव काम, बहुत बड़ा काम मोरारजी भाई के टाइम पे हुआ। एक पॉजिटिव मूवमेंट आई आपके वीपी सिंह के टाइम, पॉजिटिव देवेगौड़ा जी के टाइम पे पॉजिटिव चीजें हुई हैं। अगेन देवेगौड़ा जी गवर्नमेंट नहीं होती तो मैं और आपकी ये केस खत्म हो चुका था। सरकार तो बिल्कुल खिलाफ में थी इस बात से इसकी, तो केस को जिंदा रखने में नॉन कांग्रेस, हाँ, लेकिन अब उसमें आप ये बोल सकते हैं कि शायद उनके पॉलिटिकल मोटिव हो। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि देवेगौड़ा जी का कोई कम सुभाष चंद्र बोस में कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है। मोरारजी भाई तो गांधी जी के फॉलोअर थे। वो तो इनफैक्ट उस जो क्लिक थी जो सुभाष बोस के खिलाफ में थी गांधी जी की, वो उसका हिस्सा थे। लेकिन फर्क ये आता है कि शायद इन लोगों का झूठ बोलने का मोटिव नहीं है। तो वो केस को तो वो बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन कम से कम बहुत सी गलत बातें वो नहीं करेंगे जो कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का इसमें सीधा सपाट इस केस में नेगेटिव हाथ है।
तो इसलिए शायद वो थोड़ा सच बोल जाते हैं। तो इसलिए जब जब इस देश में कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो कुछ फर्क पड़ता है। उसी प्रकरण में आपकी अटल जी की गवर्नमेंट है, उसमें भी अच्छे काम 2-4 हुए। नरसिम्हा राव ने 2-4 अच्छे काम किए थे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनका लिंक एक पर्टिकुलर परिवार से नहीं था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नरसिम्हा राव ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी एक लेवल से आगे नहीं बढ़ सके। बट अटल जी ने अच्छे काम किए। उसके बाद में आप ये जो अभी मोदी जी गवर्नमेंट आई है, उसमें जैसे आपने बताया कि उन्होंने अच्छे काम किए कि हमने उनको अप्रोच किया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो ये बात उनके दिमाग से तब से जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि नेताजी की फाइलें खोलनी है। और ये जो दिल्ली में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि नेताजी की मूर्ति जो लगाई है भारत की सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे, उससे बड़ी जगह भारत में कोई है नहीं इम्पोर्टेंट जगह। राजपथ नाम था पहले, उसकी आपको कहानी बताऊंगा मैं। तो वो तो फर्क पड़ा। तो आपने जो बोला, आपने आंसर दे दिया, मैं उसकी डिटेल दे रहा हूँ कि जब जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, कुछ ना कुछ अच्छा काम हुआ है। अच्छा। और मैं आपसे ये भी बात बोल के चल रहा हूँ कि अभी हम जैसे खुल्लम खुल्ला ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट बैठी है। कल को भगवान ना करे कि राहुल बाबा पीएम बन गया तो ये सब पॉडकास्ट कोई नहीं कराएगा मेरे। अच्छा। हाँ, वो उठा के घर से दे जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि इनके पास बहुत ये लोग वो लोग हैं जो इमरजेंसी इस कंट्री में डाल चुके हैं। तो फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा, आपको लगे लोगों के विषय में बहुत क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इनको, लेकिन ये पॉजिटिव साइड है कि सबसे बड़ा फायदा हमें नॉन कांग्रेस और स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट होने का फायदा ये कि इन लोगों में और चाहे कितनी गलत बातें हों जो लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज बीजेपी के लोग, शायद वो संघ की विचारधारा के साथ में, कि बहुत लिबरल लोग हैं। मैं खुल्लम खुल्ला जरूरत से ज्यादा वो हो सकता है, लेकिन मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि मैं खुल्लम खुल्ला मैं प्रोग्राम करता हूँ जो बीजेपी और संघ के लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए होते हैं, जहाँ खुल्लम खुल्ला मैं उन्हें क्रिटिसाइज करता हूँ उनके मुंह के ऊपर जाकर। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और पार्टी विशेष और पार्टीज के प्रोग्राम अगर मैंने ऐसे इस तरीके से खुल्लम खुल्ला उन्हें क्रिटिसाइज कर दिया कि आप लोगों ने ये, उसके बाद मुझे पता नहीं मेरा क्या हश्र होगा उसके बाद। तो ये बात तो जरूर है कि भाजपा के और संघ, शायद तो संघ का ही असर है कि ये बहुत लिबरल है। जितनी बोलने की आपको आज़ादी अभी है, स्वतंत्रता आपको है पूरे देश में। आजकल कई लोग बैठ के कैंपेन चला रहे हैं, खासकर मैं देखा कुछ न्यूज़ पेपर चला रहे हैं कैंपेन। आप एक तो उठ के मोदी जी को गाली दो सुबह शाम, फिर कोई चीज देश में इंडिपेंडेंट वो डेमोक्रेसी नहीं है। इनको पता नहीं है कि पहले के जमाने में क्या हाल था। आप मैडम के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में बोल के दिखाते हैं आप, आपको सबक सिखाते आईबी के लोग आपके घर में आकर के। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक उनका मैं नाम भूल गया, पंडित कुछ नाम था, इतिहासकार थे। उन्होंने एक HK पंडित या कुछ करके, पर उन्होंने नेताजी की पे किताब लिखी और उसमें उन्होंने नेताजी पे उन्होंने INA का मिसिंग ट्रेजर था, खजाना, जिसका लिंक डेथ मिस्ट्री के साथ में, उन्होंने उनके बारे में कुछ लिख दिया। बाद में खुद उन्होंने लिखा कि मेरे घर में IB वाले मेरे घर पहुंच गए। अच्छा। हाँ। तो ये पुराना जमाना था, ये जिसकी आप ये हमको आज ये बता रहे हैं। आज बहुत डेमोक्रेसी है कि आप और मैं खुल के बात कर सकते हैं। पुराने समय में अगर आपने ऐसी बात करी होती पंडित जी के टाइम पे और इंदिरा जी के टाइम पे, IB वाले आपको घर से आके आपको उठा के ले जाएंगे। ये हालत था जमाने में। तो आप खासकर जो यंग जनरेशन उनको सुन रही है, आप तो बहुत किस्मत वाले हो। खैर हमने भी वो टाइम नहीं देखा, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जितना खुलापन और जितना लिबरल एटमॉस्फेयर देश में भाजपा के होते हुए, मोदी जी के होते हुए पहले कभी नहीं। आप खुल्लम खुल्ला उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। अनु जी, पर आप बार बार कुछ पॉइंट्स पे आकर ना ये बात उजागर करने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस इसको दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इसको, आज भी अगर कांग्रेस पावर में हो तो इस बात को वापस से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, इसे दबा दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा। हमारे काफी सारे व्यूअर्स, इनफैक्ट ऑलमोस्ट लाइक 75% व्यूअर्स बिटवीन आर इन द एज ऑफ 20s, मतलब वो बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35 है। ये वो जनरेशन है जिसने ना 84 के राइट्स देखे हैं, ना इमरजेंसी का वो देखा है, ना उनको बहुत ज्यादा डिटेल में पता है। हमारी हिस्ट्री बुक्स जो उन्हें पढ़ाती रही हैं वही वो समझ पा रहे हैं, वो भी उतना ही तक लिमिटेड है जितना वो पढ़ रहे हैं, और हमें पता है कि उसकी स्थिति क्या है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इंटरेस्ट था, एंड स्पेशली इस परिवेश में जहां आज ये कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि पटेल के साथ नाइंसाफी की गई। जो गांधी जी थे उन्होंने पटेल को बिठा दिया, जबकि वो शायद हमारे पहले प्रधानमंत्री होते। पर आपने दोनों पटेल और नेहरू जी, पटेल जी और नेहरू जी का नाम लिया व्हेन यू सेड कि इस बात को नहीं आने दिया गया। ये 46 में ही खत्म कर दी गई थी एज पर गवर्नमेंट बी ग्रांट देन, कि हम इस बात को मान के चलेंगे कि 18 अगस्त 1945 में एक प्लेन क्रैश में नेताजी का स्वर्गवास हो गया।
देखिए ऐसा पहली बात तो ये कहानी जो है ना ये पूरा महाभारत की तरह से है। अच्छा। दुनिया में कोई और ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है जो इस केस के बराबर है। तो सिर्फ इकलौता ही जो मैं समझ सकता हूँ जो इसके आसपास कहीं आती है वो है अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन। जी इसके जी। बारे में इनफैक्ट हमने उसको इस किताब में भी उसके बारे में लिखा, अपनी जो हमारी किताब द तो बोस्ट इसके लिए मुझे सेक्शन लग रहा है। है ट्रम्प इस बार क्या है तो अब आप ये समझिए कि ये किताब हमारी अवेलेबल हो चुकी है। किताब कम से कम हमने 4-5 महीने पहले प्रिंटिंग प्रेस में भेज दी होगी। जी तो जो ट्रम्प की आप बात कर रहे हैं वो किताब में हम डाल चुके हैं, तो हमने वो अच्छा। देख लिया था। जी और ट्रम्प साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं ये फाइलें खोलने वाला हूं, जो भी बची हुई। तो ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं किताब में, जो किताब हमारी प्रेस में करीब 4-5-6 महीने से ऊपर हो चुका। तो हमें ये मालूम था कि आगे क्या होना, तो थोड़ा सा आप फोरकास्ट कर लेते हैं। जी। तो इसके अलावा और कोई ऐसा केस नहीं है। और ये इकलौते 2 ऐसे केस हैं कि जहां सरकार का कथन, जैसे अमेरिका में ये है कि कैनेडी को मारने में एक ही आदमी कहा था, ली और ऑसवाल्ड हार्वी का, जी लेकिन जनता वहाँ की नहीं मानती है। वहाँ की अमेरिकन जनता को विश्वास नहीं। उन्होंने कई बार पोल करके देखे हैं कि वहाँ की अमेरिकन जनता मानती कि उनको मरवाने में और लोग का हाथ था, और इनफैक्ट सिस्टम के लोग का हाथ। जी। उसी तरीके से भारत में गवर्नमेंट का वर्जन ये है कि नेताजी प्लेन क्रैश में मर गए थे, तो जनता जनार्दन भारत के अंदर बहुत, आप कह सकते हैं मेजोरिटी नहीं मानती। हाँ, आगे वो कंफ्यूजन उनको हो सकता है, लेकिन कम से कम प्लेन क्रैश को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ये बात तो आपकी लेनी चाहिए। अब उसमें ये है कि जैसे कैनेडी वाले केस में बहुत से प्रकरण हुए, बहुत से कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने प्लेयर्स हैं, और सर्कमस्टेंसेस बदलती जा रही हैं। जो हालात देश में आज 2024 में है, अब कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपने जो अभी किताब द बोझ सेक्शन लिखी है तो इसमें और पिछली वाली में क्या फर्क है। भाई पहला फर्क ये है कि पिछली वाली किताब जो लिखी गई थी वो उस समय के हिसाब से लिखी गई थी, और ये वाली किताब 2024-25 के हिसाब से लिखी गई, 25 के हिसाब से। तो आपको समय के हिसाब से सिचुएशन को करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑन गोइंग केस है। ये कोई ऐसा केस नहीं है कि मान लीजिए कि किसी और ऐतिहासिक फिगर के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं है। जी। उनको लेके कोई गवर्नमेंट की फाइलें नहीं है, इंटेलिजेंस का कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। इसमें ऑलरेडी बहुत सारी फाइलें हैं, तो ये ऑन गोइंग है और इसमें अभी ऑन गोइंग डेवलपमेंट, और हम कह रहे हैं गवर्नमेंट छुपा के बैठी चीज। तो उसमें ये कि ये इसमें एक चीज आपको वही चीज जो है कि इतने सारे प्रकरण होने, इतनी कंडीशन सर, तो इस केस के ना खुलने के जो कारण सन 46 में थे वो कारण 48 में नहीं रहे। अच्छा। और जो कारण 1955 के दशक 55-56 में थे वो कारण तो ना समय के साथ बदलता जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सिचुएशन प्रॉब्लम स्टार्ट वहां पे हुई, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है अलग अलग कारण से होती है। अच्छा। तो टाइम और समय के हिसाब से बदल गया, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट ये है कि आपको बैकग्राउंड जैसे आपने इंडिकेशन दिया कि हुआ ये था कि सन 18 अगस्त 1945 को कहा जाता है जी सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। जी। और ये उस टाइम का मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ जी। 15 अगस्त को जापान ने अनाउंस किया कि वो सरेंडर कर देंगे अलाइड फोर्सेस को, और कहते हैं कि उस डेट को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। और बाद में हमारे ऊपर उसी डेट को लाद दिया गया इंडिपेंडेंस बना करके, क्योंकि 15 अगस्त टेक्निकली जापान और नेताजी का हारने का दिन था। तो हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए 15 अगस्त 47 में इंडिया को फ्री किया, और लोग ये मान भी गए हमारे यहाँ के जितने नेता थे। अच्छा। तो वो सुभाष बोस की उस टाइम बैकग्राउंड ये था, जैसे मैं कि यहाँ से निकले, मैंने आपको पहले अभी बताया था, और पूरी कंट्री में उन्होंने अंग्रेजों ने सेंसरशिप कर दी थी। तो हमारे कांग्रेस के नेता जो स्प्लिट हुआ है नेताजी में और बाकी लोगों में, उसमें एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि मोर और लेस गांधी जी और नेहरू जी, इन सो फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंसेप्ट, उनकी सिंपैथीज अंग्रेजों के साथ। सुभाष बोस का एटीट्यूड था कि आपको जो दूसरी साइड है एक्सिस फोर्सेस से मदद लेके इंडिया को फ्री करना। गांधी जी और गांधी जी के जो फॉलोअर्स हैं उनका हमको पता ही है कि उनके दिन में विश्व शांति से बड़ी कोई चीज नहीं है। दुनिया में शांति लाना, ये गांधी जी ने खुद बोला कि मेरे जीवन का ध्येय दुनिया में शांति लेकर आना है। और मैं जितने गांधी जी के भक्तों को जानता हूँ वो सारे के सारे उनकी जो लाइफ है दुनिया में शांति लाने के लिए बैठे हैं वो लोग, कि दुनिया में शांति लाने का ठेका उन्होंने लिया था। चाहे दिल्ली में 2 घंटे पानी आया ना घर में, लेकिन दुनिया में शांति लेने के लिए हमारे लोग ही अमेरिका यूरोप में जाते हैं। तो वहां पे ये लड़ाई थी, और उन्होंने जब ये लड़ाई हुई, और लड़ाई के दौरान में कांग्रेस के नेताओं ने, गांधी जी ने, पटेल ने और पंडित जी ने क्रिटिसाइज किया, मिसगाइडेड मैन वर्ड यूज किया उनके। अच्छा। हाँ, कि जो चर्च में बैठ के जो आपको गाली गलौज दे रहा है वो तो गाइडेड है, जो अंग्रेज आपको मार रहे हैं वो तो अच्छे हो गए, लेकिन ये जापानी जो सुभाष बोस की मदद कर रहे हैं तो वो खराब है, और ये आईएनए वाले मिसगाइडेड है। तो इन्होंने इनके बारे में उल्टी सीधी बातें बोली। इनफैक्ट पंडित जी ने तो ये बोला कि अगर वो सुभाष बोस जापान की मदद से यहाँ पर आएगा तो मैं फिर उसको मतलबा लेंगे। अब इन्होंने अहिंसा का भी छोड़ दिया था। गांधी जी का भी मेरे ख्याल से लेटर्स हैं जो लिखे उन्होंने वॉइस रॉय को, उन्होंने साफ लिखा है। तो बिल्कुल आपको पता है कि अहिंसा के पुजारी गांधी जी को बोला जाता है, लेकिन उन्होंने साफ लिखा है लेटर में, जहाँ तक मुझे याद है कि इसमें कि
अंग्रेजों जापानियों को मारने के लिए जो मिलिट्री बेसिस यहाँ बने उनके खिलाफ वो नहीं थे जी कि बाकी दुनिया में शांति हो लेकिन जापान को नहीं छोड़ पाता नहीं जी। तो बड़े पाप किए हैं उसमें से एक पाप ये है कि सुभाष बोस को सपोर्ट कर रहे हो जी तो ये कहानी निकली तो जब ये उनकी जो डेथ की खबर आई थी तो पूरे देश में बवाल मच गया जी लोग तो विश्वास नहीं हुआ क्या हुआ लोग शॉक हुए अंग्रेजों को बाद में मालूम चला कि उनको समझ में आया कि इसमें कुछ गड़बड़ है ये कहानी नकली दिखाई देती है कि डेड बॉडी नहीं है डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं है तो उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी इसको लेकर कंट्रोवर्सी उसी टाइम पे स्टार्ट हो गई थी और एक बहुत बड़ा उसमें जो एक उछाल आया था कि किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पब्लिकली बोल दिया था कि ये आदमी को मैंने देखा उसके मरने के बाद तो पंडित जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडित जी को कन्फ्रंट किया उसने तो उसमें ये जब ये बवाल उछला करते 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 तो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई इस बारे में फिर 1946 के सितंबर अक्टूबर में आकर के जैसा कि आपने बोला कि वो इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है और उसके हेड पद पंडित जी तो पंडित जी टेक्निकली बिकेम द हेड ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 46 अराउंड दैट टाइम और सरदार पटेल को उन्होंने होम मेंबर सरदार पटेल वॉज होम मिनिस्टर तो ये रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की और ये सारी जो गवर्नमेंट में कथन चल रहे हैं वो गवर्नमेंट को आ रहे हैं तो उस टाइम पे जो असेंबली थी जो बाद में हमारे को पार्लियामेंट बनाया गया उसको बना दिया गया उस असेंबली में लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि नेताजी को क्या हुआ मरे कि नहीं मरे अच्छा तो वो जब सवाल पूछे गए तो जो अंग्रेज गृह मंत्री था उसने कहा कि हमको नहीं पता कंफ्यूजन सरदार पटेल जब गृह बने हैं उन्होंने भी यही बात बोली कि हमको नहीं पता कंफ्यूजन हमें वी डू नॉट नो व्हाट हैपेंड तो दैट इज द रियलिटी कि क्योंकि हमने अब आज के जमाने में जब हम मेंटेनेंस की रिपोर्ट देखते हैं उनको मालूम चलता है कि अंग्रेजों को नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ एविडेंस इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है तो दे वर नॉट वेरी श्योर उसके बाद में जो पूरे घटनाक्रम में जो बड़ा चेंज आया वो ये आया कि साल अक्टूबर 46 में पंडित जी ने स्टेटमेंट पब्लिक दिया कि सुभाष बोस की डेथ होगी प्लेन क्रैश में तो जब पब्लिक में पंडित जी खुद पब्लिक में स्टेटमेंट ये दे देंगे तो ऑब्वियसली आई वुड एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू फॉलो इन लाइन तो पटेल भी उसी लाइन में आ गए थे उसके बाद में तो लेकिन हाँ एक चीज हमने डिस्कवर की है उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट तो सरदार पटेल ने नहीं दिया लेकिन हमने अपने बोस रिसेप्शन में गवर्नमेंट का रिकॉर्ड लगाया डिक्लासिफाइड उन्होंने उस स्टेटमेंट को अपोज किया राइटिंग उनके सेक्रेटरी ने लिखा कि होम मिनिस्टर ने ये बात बोली है कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो आपका कहने का मतलब है पटेल ने इस चीज को इन प्राइवेट अपोज किया गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में अपोज बिल्कुल अपोज किया उसको डॉक्यूमेंट की हमने जैसे कि आप मेरे में ध्यान रखिए कि मेरी ये वाली किताब हो चंद्रचूड़ की मेरी बोस रिसेप्शन या पिछली वाली हो हम लोग जुमले नहीं देते जुमला मतलब मैंने बोल दिया ठीक है अब मेरे को अच्छा भाषण देना आता है ज्यादा लोग जैसे आजकल हमारे यूट्यूब वगैरह में चलता है तो जुमले बाद जो अच्छा एक्टिंग कर सकता है जो अच्छा बोल सकता है भाषण कंटेंट सही ना हो किसने क्रॉस चेक करना चाहता है ठीक है बोलना अच्छा आता है जैसे कोई राठी नाम का लड़का है जर्मनी में देखने में बड़ा हैंडसम है लड़का बोलता अच्छा है प्रोडक्शन करना अच्छा आता है अब उसने कोई नेताजी का प्रोग्राम बनाया हाँ ऑब्वियसली यूथ तो ऑब्वियसली बुड्ढों को तो पसंद करेगा तो वो उसमें नहीं वो ठीक है आई आल्सो लाइक हिम इज अ गुड बॉय नहीं ही इज अच्छा प्रेजेंटेशन देता है वो ठीक है उसमें प्लस पॉइंट है बट वो रिसर्चर नहीं है ठीक है अब नेताजी पे कुछ उसने मतलब डेथ मिनिस्ट्री प्रोग्राम बनाया मैंने 5 मिनट देखा मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था मेरे को गलत हो तो बात बकवास कर रहे हैं लोग आप कांग्रेस पार्टी के वर्जन फ्लोट कर रहे हैं और आप कोई भी आदमी अगर नेताजी का प्रोग्राम बनाएगा तो कम से कम एक बेसिक कर्टसी काउंसिल को फोन करके मैं किसी को नहीं मना करूंगा आप कांग्रेस के भी होंगे शिष्टाचार की बात है अगर आप मुझसे पूछोगे मैं आपको फैक्ट बताऊंगा चिंता मत करो मेरे सारे फैक्ट बिल्कुल पॉलिटिकल उससे बाय से फ्री है तो खैर वो अलग कहानी है तो वो बोलना आसान है तो 46 में इन्होंने ये हम जो भी बात किताब में लिखते हैं वो जुमले नहीं होते हम उसमें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स या पूरा फैक्ट और फोटो लगा दिखाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट का हमने फोटो लगाया उसके ऐसा नहीं कि मैंने कोई उसको कोट कर दिया फाइल से और आई एम कोटिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है जैसे ये रिकॉर्ड है इसकी हमने फोटो कॉपी किताब में बनाई तो देख ले अपने आप में कि फोटो कॉपी है कि नहीं है विश्वास तो उस पर नाम नीचे रेफरेंस लिखा जाकर नेशनल आर्काइव में चेक कर ले कि सरदार पटेल ने बोला था कि नहीं बोला था तो ये हमारा है कि हम लोग डाटा और फैक्ट बात करते हैं जो भी आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ डाटा और फैक्ट बात कर रहा हूँ मैं किसी बायस पे नहीं कर रहा तो उसके बाद से गवर्नमेंट का क्योंकि मेरे ख्याल से सरदार पटेल को बोलना कि प्रधानमंत्री ने जो स्टैंड दे दिया तो पटेल ने भी उनका साथ दिया तो वो भी उनके साथ भागीदार हो गए अदरवाइज पटेल का स्टैंड वहां पे राइटिंग में दिखा रहा हूँ कि उनका स्टैंड रहता है और बाद में हमने जाके देखा कि उनके जो सुपुत्र थे पटेल के वो भी शायद नहीं मानते थे वो भी दिक्कत के आ रहा है फाइल में हमने रेफरेंस उसमें दिया है कि पटेल के जो सुपुत्र थे दाहिया भाई पटेल वो भी शायद इस बात को नहीं मानते थे कि नेताजी की डेथ शायद हुई है तो वो भी एक उन्हें कहने की बात तो सुना होगा आपने पिताजी सुना होगा अभी तो वैसा स्टैंड उन्होंने लिया बात तो ये है तो वहां से ये शुरुआत हुई और वहां पे जो गवर्नमेंट ने इन चीजों को छुपाया उनके उस टाइम के कारण कुछ और थे बाद में कारण कुछ और है लेकिन जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि कितना खतरनाक ये केस
जा रहा है, ये 46 में ही आपको मालूम चल रहा है कि केस कितना खतरनाक था। वो उस टाइम तो लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब हमें मालूम चलता है कि हम जब पुराने रिकॉर्ड चेक करते हैं और हम देखते हैं कि ये चीज़ें उस ज़माने में हो रही थी, चाहे पब्लिक डोमेन में ना आई हो, लेकिन वो है। देखिए आजकल हम लोग बड़े बड़े मीडिया, मैं तो खुद मीडिया में रह चुका हूँ, अब नहीं हूँ जर्नलिस्ट, अपने का जर्नलिस्ट था, अब नहीं हूँ मैं, लेकिन जर्नलिज्म में और मीडिया में स्कैंडल्स की जगह होती है कि उसने फला फला आदमी ने ये कर दिया, वो कर दिया। किसके बारे में स्कैंडल करते हैं? कोई MP, कोई MLA, कोई वो लठैत हो गया, कौन है, कोई दबंग आदमी हो गया करके। नेताजी वाले केस में अगर ये कहानी जो मैं कह रहा हूँ सच है, अगर बता रहा हूँ, वैसे मेरा तो मानना है, तो इसमें लपेटे में आने वाले हैं आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की लिस्ट बनेगी। अब बाकी को छोड़ो आप लोग। अच्छा। हाँ, ये ऐसा मैं छोटा मोटा केस नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा स्टेक्स बहुत हाई है। इसमें लपेटे में टॉप के नाम भारत के आने वाले कि किन किन लोगों ने झूठ बोला और देश को धोखे में रखा, क्योंकि लपेटे में सारे आएंगे उसके बाद में। जहां आपने स्टैब्लिश कर दिया कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, तो जिन जिन लोगों ने 46 से लेकर के आज तक झूठ बोला है पार्लियामेंट में, वो सब लपेटे में आएंगे, जहां तक मेरा मानना है। और वो सब प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, IB चीफ, सबका लपेटे में लिया जाएगा। अच्छा। अगर आप देखें तो चिंता लोग नहीं करते, बात अलग है, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे वो सब जिम्मेवार है अगर ये बात निकल के आती है। ये सब झूठ के भागीदार बने, चाहे उनकी उसमें पर्सनल उसमें कन्विक्शन हो ना हो, लेकिन वो झूठ के भागीदार सारे बने। तो ये उसमें से, अब जैसे एग्जाम्पल जैसे आपको मैं दिया कि कितना खतरनाक केस है, कि पहले तो लपेटे में हमारे बापू होने वाले हैं, इसमें गांधी जी का नाम आ रहा है, नेगेटिव साइड्स पे आ रहा है बहुत ज्यादा। अब उसमें जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और रिकॉर्ड पर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बताने में, रिकॉर्ड्स पे मैं कई बार पूछ चुका हूँ। और 1946 में गांधी जी से मिलने के लिए आए लुई फिशर नाम के बहुत बड़े जाने माने अमेरिकी पत्रकार, जो भारत की फ्रीडम स्ट्रगल को अच्छा जानते हैं, सुभाष बोस को भी जानते थे। और लुई फिशर की ही किताब पे वो फिल्म बनी है गांधी की एटनबरो, जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडेड फिल्म है, प्रोपेगेंडा फिल्म थी। उस फिल्म में जानबूझ के सुभाष बोस का एक सेकंड का शॉट भी नहीं है। मतलब आप गांधी जी के लेवल फिल्म बनाओ, और गांधी जी अपने पूरे जीवन में पॉलिटिकल, एक ही आदमी जिसने उसको हराया था पॉलिटिकली, वो सुभाष बोस है, जो उनसे 29 साल छोटा था। आप उसका नाम तक नहीं दिखाओ तो बड़ी गलत बात है, ठीक है ना। अभी तो आपने एक और फिल्म चल रही है वो सोनी पे आजकल, वो फ्रीडम एट मिडनाइट, वो तो ठीक है, वो डोमिनिक लॉपर ने किताब बाद में लिखी है, वो उनके हिसाब से सुभाष बोस कोई मॉडर्न आदमी नहीं होगा, तो उनको बहाना मिल गया। लेकिन आप गांधी की लाइफ में फिल्म बनाओ, उसमें नेताजी इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उनकी लाइफ का है, इकलौता आदमी जिससे उनकी लड़ाई हुई है, और इकलौता आदमी जिसके प्रकट को लेके इवन यूरोप अमेरिका के लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने जिस सुभाष बोस को निकाला है कांग्रेस, वो गलत बात हुई। इवन गांधी जी के सपोर्टर उसका अच्छा नहीं मानते। तो आप उसका एक नाम तक तो फिल्म, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि एटनबरो की जो फिल्म थी वो प्रोपेगेंडा फिल्म थी, उसको फंडिंग हमने दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो लुई फिशर जिनकी किताब पे वो लिखी गई थी। तो फिशर साहब 1946 को 20 जुलाई को गांधी जी से मिलते हैं महाराष्ट्र में कहीं पे। तो ये रिकॉर्ड पर चले जाते हैं। उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ। करते 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 1990 के दशक में हम पहुंच जाते हैं अमेरिका। उस टाइम तक आते आते लुई फिशर साहब की डेथ हो चुकी होती है। उनके मरने के बाद उनके घर ने कागज पत्र उठा के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दे दिया। अच्छा। तो वहाँ कोई देखने जाते हैं, कोई रिसर्चर कोई, तो जब वो पन्ने खोलने शुरू करते हैं तो पन्ने निकलने शुरू हो जाते हैं वहां से। तो वहां पे निकल के आता है कि 22 जुलाई को मीटिंग होने के 2 दिन बाद गांधी जी के बिहाफ पे, उनकी बेहस पे, गांधी जी की सेक्रेटरी रुचिबेन नौरोजी, उनका कॉन्फिडेंशियल काम करती थी, दादा भाई नौरोजी की ग्रैंड डॉटर, तो उनके बिहाफ पे खुर्शीद नौरोजी लुई फिशर को चिट्ठी लिखती है। अच्छा। और वहाँ पे जो रेलिवेंट पैराग्राफ उसने लिखा हुआ है वो ये प्रिंसिपल में जाके मिला, इन्होंने नहीं बताया, प्रिंसिपल से मिला जाकर। बहुत से सबूत इस केस में फॉरन में मिल रहे हैं जाकर के, क्योंकि यहाँ तो ये बैठे हैं एक नंबर के उस्ताद, झूठ मास्टर 1 नंबर 1। तो वहाँ पे उसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय सेना जो है वो वैसी नहीं रही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी। अब वो थोड़ा सा प्रो रशियन है और प्रो आर्मी, उनका प्रो रेवोल्यूशन टाइप है, एट हार्ट दे आर प्रो रेवोल्यूशन, दैट्स इंग्लिश में लेटर है। फिर उसमें जाके उन्होंने उस पर आखिर में लिखा कि सुभाष, इफ बोस कम्स बैक विद द हेल्प ऑफ रशिया, देयर इज नथिंग गांधी जी कैन डू टू रीजन विद द कंट्री। कि अगर सुभाष बोस रूस की मदद से भारत में आ जाते हैं तो गांधी जी देश को समझा नहीं पाएंगे। और ये बात आप लिख रहे हो सुभाष बोस के मरने के 1 साल बाद। मरने के 1 साल बाद कौन आता है भैया? आपके रूस से क्यों आएगा? तो मरने के बाद तो अब जो गया तो गया, वो वापस नहीं आएगा भाई। और दूसरी बात इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये बात आप अमेरिकन को बता रहे हो, ठीक है, अमेरिकन को पता ही आपने। फिर उसने क्या किया कि फिशर बाबू जाकर के पहुंच गए मॉस्को इंक्वायरी करने के लिए।
अच्छा। ये जर्नल तो और लेटर निकले वहां से, जितने हम देख पाए, बाकी और भी होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे हाथ पे दो ही चले। तो फिशर ने जाकर के वहाँ पे इंक्वायरी करी, फिर वहाँ जाके वो इटालियन एम्बेसडर ने उसको बताया कुछ कि उसके हिसाब से सुभाष बोस की डेथ नहीं हुई है, वो कहीं और चले गए। तो बेसिकली वो गांधी जी के कहने पे फिशर ने जाकर के वो इंक्वायरी भी करी है, मतलब आप ये कह सकते हैं। तो कल को ये चीज खुले और ये चीजों के प्रकरण बाहर में आए, क्योंकि दुनिया ऐसी अजीब हो गई ना कि मान लीजिए कि अगर आज मैं बोलूं कि वीर सावरकर ने ये कहा था, मान लीजिए मैं अगर ये बोलूं कि आजाद भारत के झंडे में यूनियन जैक लगना चाहिए, अगर ये बात वीर सावरकर ने बोली होती तो आज के दिन में क्या हाल करते लोग सावरकर का ट्विटर फेसबुक पे। लेकिन ये बात तो गांधी जी ने बोली है। इसका जवाब दें बीजेपी वाले जो आजकल गांधी भक्ति का जो ये दौर चल रहा है, कि अंग्रेजों का झंडा लगाने की जरूरत क्या थी इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी कंट्री में। ठीक है ना? वही बात अगर कोई और बोलता, जो अभी आपको मैंने कहानी सुनाई है, इसमें किरदार यहाँ वहाँ घुमा दो, फिर देखो इसका मतलब क्या निकलता है। इसको आपको और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, थोड़ा सा पीछे चलते। 19 एक थे हमारे के.एम. मुंशी जी, भारतीय विद्या भवन, भगवान भला करे गलती से कुछ लिख के चले गए जिनको लिखना नहीं चाहिए था। उनको शायद समझ में नहीं आया कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा। कई बार ऐसा ना कि मैंने कोई बात बोल दी, मुझे पता इसका मीनिंग क्या निकलेगा 40 साल बाद, 20 साल बाद। तो उन्होंने गलती से, उनका इरादा नहीं था लेकिन उनकी गलती से कि मुंह से बात नहीं, किसी किताब में उन्होंने 60s में लिख दिया, कोट कर दिया जी, लिख दिया। मुंशी साहब जो थे मंत्री थे बॉम्बे में, होम मिनिस्टर थे। तो बॉम्बे मतलब आजकल का जो महाराष्ट्र गुजरात है उसको मिला के एक स्टेट था जिसका नाम था बॉम्बे पूरा, इसलिए हम लोग बॉम्बे बोलते हैं आजकल भी। तो बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र गुजरात पूरा स्टेट बॉम्बे। तो बॉम्बे गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे के.एम. मुंशी जी। उसने किताब में लिखा कि जब उन्होंने जो उसमें समझाया कि जब अंग्रेज कोई बात बताना चाहते थे, सरकारी रिकॉर्ड वाली बात गांधी जी को, तो डायरेक्टली गांधी जी को नहीं बोलते। गांधी जी तो गवर्नमेंट में तो है नहीं, बाहर है। मैं गवर्नमेंट में था तो मुझे फाइलें दिखा दी, मैं जाके दिखा देता था, ये अंडरस्टैंडिंग थी। तो सुभाष बोस की कोई मीटिंग हुई है पता नहीं जापानीज या किसी जर्मन कॉन्सुलेट के साथ में, उसकी आईबी ने रिपोर्ट तैयार करी। अच्छा। ये 3940 की बात है। और ये रिपोर्ट उन्होंने आईबी की जो रिपोर्ट थी, आईबी ने मुंशी को दी और मुंशी ने जाके गांधी जी को दिखाया। अब दो सवाल पैदा होते हैं कि क्या गांधी जी ने सुभाष बोस को बताया इसके बारे में? जहां तक हमारी नॉलेज है नहीं। क्या महात्मा गांधी कलेक्टेड वर्क्स में इसका जिक्र है? नहीं। ये क्या गोरख धंधा चल रहा है? आपका दुश्मन कंट्री अंग्रेज है, दुश्मन देश है, आपके देश के दूसरे फ्रीडम फाइटर को जासूसी कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टें आपको दिखाई जा रही है। और वो रिपोर्ट देखने के बाद में आप अपने आदमी को होशियार नहीं कर। अभी तक जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये बहुत छोटे लेवल की बात है सुभाष बोस डेथ केस में। और ये अगर इसमें नाम थोड़े यहाँ वहाँ होते तो यहाँ बवाल मच जाता। अगर जैसा आपने एग्जाम्पल दिया कि भगवान ना करे कि वीर सावरकर ने ये बात बोल दी होती कि आज़ाद भारत के बाद में आज़ादी के झंडे, हमारे आज़ाद भारत के झंडे में यूनियन जैक भी लगाना चाहिए, लेकिन सावरकर ने तो नहीं बोली बात, वो तो बापू ने बोली है। तो या तो बापू को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर रहे पब्लिक के सामने, जो उनका विजन था। क्या लड़ाई सुभाष बोस में गांधी जी में क्या लड़ाई थी? बड़ा सिंप्लीफाई वर्ड बोलते हैं कि नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं। नहीं, नॉन वायलेंस की बात है। 3 कारण थे मोटे मोटे, और भी थे लेकिन 3 मोटे मोटे कारण। पहला कारण ये था कि सुभाष बोस का एक जो उसने बड़ा गलत काम किया जो गांधी जी की निगाहों से देखी, कि वो जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट में तो उन्होंने प्लानिंग कमेटी बनाई थी। अच्छा। जो आजकल का नीति आयोग बन गया था, उसी को प्लानिंग कमीशन नीति आयोग है। तो गांधी जी जो थे वो हैवी इंडस्ट्री के खिलाफ में थे, वो चरखा वर्खा के फेवर में थे। गांधी जी बहुत चीज़ों के खिलाफ में थे। गांधी जी एलोपैथी के भी खिलाफ में थे। इन्होंने हर जगह गांधी के नाम मेडिकल कॉलेज खोल दिया हर जगह पे। जिन चीज़ से बापू खिलाफ में, आपका क्यों गांधी जी की व्यक्ति कर रहा हूँ? अगर मैं गांधी जी का भक्त होता मैं तो कभी प्रोटेस्ट करता हूँ कि गांधी जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने परसों फोटो पोस्ट की थी फेसबुक ट्विटर पर कि एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ तो एयर इंडिया के जहाज पे गांधी जी की फोटो लगा दी। पहले महात्मा गांधी ने खुद लिखा कि जहाजों पर नहीं चढ़ना चाहिए, वो खिलाफ में थे इन चीज़ों के, आपने वहाँ उनकी फोटो लगा दी। जो चीज़ पसंद ही नहीं करते थे उनके नाम पर उनका मार्केटिंग कर रहे हैं क्या? गांधी जी उनके फेवर में नहीं थे। तो वो ही बात है ना कि आप दिल्ली एयरपोर्ट के सामने गांधी जी की मूर्ति लगा दो, फिर आप उसके बाद आप चरखा लगा दो,
उसके बाद में अंदर आप शराब की दुकानें खड़ी कर दो। तो गांधी जी, मैं तो पूरे फेवर में, गांधी जी की सारी बातों के खिलाफ में नहीं हूँ। मुझे गांधी जी की बहुत चीजें बहुत अच्छी लगती है। बेवड़ा बंद होना चाहिए इस कंट्री का। दारू दारू और ये खाते हैं बैठ करके, थूकते हैं करके, टोटल बिल्कुल गांधी जी ठीक बोल रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गांधी जी की मूर्ति तो तुमने बाहर लगा दी टर्मिनल 3 में, बाहर आपने चरखा लगा दिया, बहुत बड़ा चरखा दिखा आपने, 40 टन का, बड़ा भद्दा लगता है देखने में, भद्दा लगता है। इट इज आउट ऑफ द प्लेस, इट इज नॉट समथिंग वी शुड बी देयर, लुक्स वेरी, उसकी जगह नहीं है वो। तो आपने वो ठोक दिया वहां पे। अंदर आपने हाथी देखो, बहुत सारे हाथी लगा दिए बड़े बड़े। फिर उसके बाद में खासकर आप जो इंटरनेशनल साइड में जाएंगे, मतलब इतनी दारू की वैरायटी मैंने कहीं नहीं देखी दुनिया के अंदर। मैंने कम से कम 20 एयरपोर्ट देखूंगा वर्ल्ड के। तो ये क्या चीज़ है? तो मैं हर जगह लोगों को बताता हूँ, उसका मतलब आपको समझना चाहिए कि आप लोगों को भारत की समझ नहीं है। वो जो हाथी लगा रखे, हाथी का मतलब क्या है? एक तो हाथी मेरे साथी, और दूसरा था कि हाथी क्या दिखाने का और खाने का। उनको दूसरों को जुमले देने के लिए वो अजीब अजीब संस्कृत क्या कोड दिखाते, ये हमारी रियलिटी है। तो यहाँ ये हरकतें हो गई। दूसरे किस्म से याद है, मेरे ख्याल से इंदौर एयरपोर्ट में गया था, वहां पे तो बहुत बड़ा उन्होंने वो लगा दिया कि गांधी शराब के खिलाफ क्या बोल गए। तो क्यों इंदौर भारत में नहीं क्या? भाई गांधी जी अगर शराब के खिलाफ में थे, इस बात को लेके भी सुभाष बोस से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उनके विचारों को मैं फॉलो करता हूँ, उनके इस वाले विचार को। तो मैं खुद बेवड़ा नहीं हूँ, ना मुझे बेवड़ा में इंटरेस्ट है। तो गांधी जी जब बेवड़ा के खिलाफ में थे, दारू के खिलाफ में थे, आपने गुजरात में दारूबंदी कर रखी है, तो दिल्ली में क्यों नहीं करी? गांधी जी सब गुजरात के तो नहीं है ना, पूरे देश के हमारे। तो आप एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं उसको करने की। वो तो बात की बात है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर सका, आप कौन से करो? तो इस तरह के दोगलापन और ये सब आपको ये निकलेगा बहुत चीजें। तो पहला प्रॉब्लम सुभाष बोस के साथ गांधी जी के साथ नहीं था कि गांधी जी किसी तरह की हैवी इंडस्ट्री के फेवर में नहीं थे। तो आप मल्टीनेशनल में बैठ करके अगर आप गांधी जी के चेले बन रहे हैं, तो भैया ऐसा आप याद रखो, गांधी जी अगर होते तो तुम्हारा काम नहीं चलता। तो वो बिल्कुल इनके फेवर में नहीं थे, बड़ी हैवी इंडस्ट्री की। दूसरा उनकी प्रॉब्लम ये थी सुभाष बोस के साथ में कि सुभाष बोस जो थे शुरुआत से ही पूर्ण स्वराज के फेवर में थे। अच्छा। आजकल बहुत से बीजेपी के नेता झूठ मूठ बोलते हैं कि गांधी जी पूर्ण स्वराज लेकर आए, या महात्मा गांधी पूरे जीवन भर पूर्ण स्वराज के फेवर में नहीं थे। सिर्फ एक छोटा सा पीरियड बीच में आता था कि जैसे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 का 26 जनवरी का, जिससे हमारा रिपब्लिक डे का हमें इंस्पिरेशन मिला। तो वहां पे जो सुभाष बोस और पंडित जी सुभाष बोस की बहुत अच्छी दोस्ती थी 1938 तक, और काफी उनके विचार भी मिलते जुलते थे। तो लोग कंफ्यूज करते हैं, मुझे बोलते हैं कि आप तो ऐसे दिखा रहे हो, वो तो बड़े अच्छे दोस्त थे। मैंने कब मना के दोस्त नहीं थे? आप मुझे 38 से पहले की कोटेशन मत दिखाओ, 38 के बाद की दिखाओ। वो तो हम भी डिस्प्यूट नहीं कर रहे, तो हम ही कह रहे हैं पंडित जी सुभाष बोस की बहुत अच्छी दोस्ती थी, 38 से पहले 38 तक थी, उसके बाद उनका मन मुटाव शुरू हुआ। तो पंडित जी और सुभाष उस टाइम तो नेताजी नहीं बने थे, तो सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू ने ही गांधी जी पे प्रेशर डाल करके उस कांग्रेस के अधिवेशन में ये डिक्लेयर करवा दिया था कि आज के बाद से हमारी स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही है, उसका जो ध्येय है, उसका जो एम नेट, उसका जो गोल है, वो पूर्ण स्वराज होगा। लेकिन उसके 5-6 महीना गांधी जी पलट गए उसके बाद, क्योंकि गांधी जी जो थे वो डोमिनियन स्टेटस के फेवर में थे। तो ये बच्चों को जानना, आपने बोला कि 20 साल के बच्चे सुन रहे होंगे कि व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस होता है कि जहां जहां पे हमारे अंग्रेज गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब उनकी डोमिनियंस है उनके। तो ये अपने आप को उनका डोमिनियन मानते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। और उनके लिए ठीक भी है, उन्हीं के वंशज हैं तो सारे अंग्रेज बोलो, उन्हीं के वंशज हैं। अमेरिका जो है वो डोमिनियन नहीं है। अमेरिका जो है, उसने जब उनसे लड़ाई लड़ी जॉर्ज वॉशिंगटन ने, तो अपने आप को उन्होंने काट दिया कंप्लीटली, क्योंकि हम आपके कुछ नहीं। और वो एक अलग कंट्री बना है, उनका कुछ लेना नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जो है, ये अपने आप को डोमिनियन मानते हैं इंग्लैंड का, और वहां के राजा को अपना मानते हैं। तो गांधी जी अपने पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने डोमिनियन का ही बात की, और 47 में हमको डोमिनियन ही मिला। लेकिन सुभाष बोस चाहते थे कि अमेरिका की तरह से हमारा अलग कटा, पूर्ण स्वराज, हम उनसे कोई हमारा, जिनको आप गाली से बेचार दे रहे हैं कि लूट लिया, हमको मार दिया, उनके फिर हम डोमिनियन, हम किस ना, हमारा खून भी उनके साथ में नहीं है। हमारे पूर्वज पुरखे तो वहां से इंग्लैंड से नहीं आए। तो ये 3 मेन इशू थे जहां सुभाष बोस की इनसे लड़ाई हुई थी। और उसके बाद जो आपस में आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि 1938 तक जो है नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस की बहुत अच्छी मित्रता। हाँ, बहुत अच्छी मित्रता। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके आई थिंक उसके बाद में ये बात का आंसर मेरा दोस्त चंद्रचूड़ घोष जैसा कि वो नेताजी का जीवनी उसने लिखी, मैं तो लिखी नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में है, जो सुभाष बोस की चिट्ठियां हमें मिली, वो नेहरू पे एलिगेशन लगाया कि ये आदमी जो है
मेरे खिलाफ काम किया और ये गांधी जी को सपोर्ट करता है, जी ये उसका एलिगेशन था। इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, वो अच्छा। दैट इज व्हाट ही फेल्ट वेरी बैड एंड ही मस्ट हैव फेल्ट वेरी बैड बिकॉज जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब कमला नेहरू जी की डेथ हुई है स्विट्जरलैंड में, तो सुभाष बोस वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे, वो भी बीमार थे। उन्होंने सुभाष बोस जब उस टाइम पे थे तो उन्होंने 2 लोगों की बहुत सेवा करी, मरते मरते आप कह सकते हैं। तो अपने सरदार पटेल के बड़े भाई अच्छा जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे वो भी वहाँ थे, उनके साथ रहे। इनफैक्ट गांधी जी के खिलाफ में पहली बार मोर्चा खोलने वाले विठल भाई पटेल सुभाष चंद्र बोस थे। अच्छा उनकी बड़ी फेमस है बोस पटेल स्टेटमेंट। करेक्ट तो सरदार पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल और सुभाष बोस काफी जंग थे उनसे, तो उन दोनों ने वहाँ पे साफ लिख दिया कि महात्मा गांधी के रास्ते में चल के देश का भला नहीं, साफ बोल दिया। और गांधी सुभाष बोस ने किसी मीडिया वाले को स्टेटमेंट दी थी कि ये गांधी लाइक एन ओल्ड फर्नीचर। आजकल ये जुमले दे रहे हैं हमको बैठे, गांधी जी की बड़ी इज्जत करते थे, वो उनकी आप लेटर पढ़ी कितनी इज्जत करते थे, ओल्ड फर्नीचर वर्ड यूज करके। अच्छा और उसके बाद में पर कमला नेहरू की तबीयत खराब हुई, तो जब मेरे ख्याल से सभी में लिखा था बोली कि जब इंदिरा भी जब अपनी माँ को मिलने के लिए गई है, छोटी है आखिरी बार, तो जब वो रेलवे स्टेशन पहुंची तो सुभाष बोस उनको लेने के लिए आया। अच्छा तो सुभाष बोस की बहुत अच्छी मित्रता पंडित जी के साथ में। जी पंडित जी जब भी जाते थे कलकत्ता में तो उनके घरों में ही रहा करते थे उनके साथ। क्या वो तो गांधी जी भी रहे, वो तो वो एक अलग बात है, बट पंडित जी की सुभाष बोस की बहुत अच्छी मित्रता 38 से पहले तक थी। आजकल कई बार ऐसा होता है कि जब लोग मुझे काटने के लिए कि आप उनको पंडित जी को गलत पेश कर रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं, तो वो मुझे दिखाते हैं 1938 से पहले की कहानी चिट्ठियां। 38 की चिट्ठियां मत दिखाओ मुझे। बाद में भी ठीक है, पब्लिक स्फीयर में जब आएगा, जब पंडित जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो ऑब्वियसली वो सुभाष बोस के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। जी मैंने कभी नहीं बोला कि पंडित जी ब्लेम कर रहे हैं, वो तो तरीके से बात करेंगे। पंडित जी ने ऐसे एक प्रधानमंत्री के तौर पर, वो भी उनके स्टेटमेंट पब्लिकली वो कभी उल्टा नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके रवैये से, उनकी हरकतों से और सरकारी रिकॉर्ड्स में जो निकल के आ रहा है इंटेलिजेंस की फाइलों में, तो वहां आपको इसलिए दिखाई दे रही है कि मैं दिखाने को तो आपकी बात कर रहा हूँ, आपको नेताजी कह रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ मुझे दिखाई दे रहा, तो वो वाली बात है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी बताया कि आपको कई चीजें देश के बाहर जाकर मिली, कई प्रूफ और फैक्ट्स आपको यूएस और अलग अलग जगहों पर जाकर मिला। जो ये 304 फाइलें जो डिक्लासिफाई की गई हैं, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या ये पूर्ण, मतलब is it all what is there in the country, inside the country, that has been declassified, या there is still something which you feel is hidden and has not been put forth? सवाल 2 लाइन का है, लेकिन आपने जो उसका स्कोप लिया वो बहुत बड़ा है जी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। देखिए अभी जो डिक्लासिफिकेशन का मुद्दा जो है उसमें पहले यह समझे, पहली बात है कि एक हमारे पे जो लोग हमारे खिलाफ में मेरे चंद्रचूड़ थे, तो हमारे बारे में वो 2 तरह की बकवास करते हैं। ठीक है, बकवास का मतलब समथिंग व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इज नॉनसेंस। ठीक है, तो और अच्छा शब्द ही है, लेकिन मैं आपके यहाँ यूज नहीं कर सकता उसके लिए। जी, लेकिन बकवास जो करते हैं उसमें ये बोलते हैं कि ये आदमी हिस्टोरियन नहीं, अच्छा, अनुज धर इज नॉट अ हिस्टोरियन, ही हैज नो that's a very common allegation अगेंस्ट ऑल ऑफ अस। हाँ, नहीं, मेरा प्रॉब्लम एक और है, मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं हिस्टोरियन, जी, ठीक है जी। जी, और दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कैंडल पॉलिटिकल साइंस का हुआ था, या कोई जो माना जाता है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में पॉलिटिकल स्कैंडल हुआ था, वो वाटरगेट स्कैंडल अमेरिका में। अच्छा, आज आपको वाटरगेट स्कैंडल पे हजारों किताबें मिल जाएंगी हिस्टोरियन ने लिखी है। करेक्ट, क्या वो स्कैंडल को हिस्टोरियन ने बाहर निकाला? निकालने वाले थे पत्रकार। ट्रू, जब मैंने इस केस को 2000 पे काम करना शुरू किया, नेताजी की फाइलें सीक्रेट थी। इस तरह के काम जर्नलिस्ट करते हैं, इतिहासकार नहीं करते। ट्रू, इतिहासकार तब एक्टिव होगा जब फाइल पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। करेक्ट, ये फाइलें सीक्रेट थी, इशू दबा रखा था गवर्नमेंट ने, तो ये काम जर्नलिस्टों का है, ये काम पॉलिटिशियन का, उसका हिस्टोरियंस का नहीं। तो पहली बात तो मैंने खुद कहा ही नहीं कि मैं हिस्टोरियन हूँ। नंबर 1, मैं उनसे काफी ऊपर हूँ। जैसे अभी हम लोग 25 मंजिला बैठे हुए ना, तो वो अभी मेरे से बहुत नीचे के लेवल के लोग, क्योंकि हमने अपने एड़ियां रगड़ रगड़ के हमने फाइलें बाहर निकलाई, जिनको पढ़कर के आप मुझे जुमले दे रहे हो ट्विटर फेसबुक पे आज। नेताजी की फाइलों का ये बहुत जानना इतनी बहुत जरूरी है इस पर्सपेक्टिव में कि वोट बैंक की राजनीति या और किसी कारणों से, क्योंकि कईयों के सपोर्टर जो हैं वो आज पावर में आ गए, तो
हमारे यहाँ पे अतिशुक्ति अलंकार ऐसी हमारे रचा बसा हमारे देश के अंदर, जी तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ सुभाष चंद्र बोस कौन है ये आपको मालूम चल जाएगा जब उनसे जुड़ी हुई फाइलों का आप डाटा चेक करेंगे। अच्छा सुभाष बोस पे कितनी फाइल है, जैसे फॉर एग्जांपल कई ऐसे नाम हैं जिन मैं नाम दूंगा बिकॉज मेरा मेरा टॉपिक वो नहीं, मैं नेताजी फिक्स करूंगा। उनका नाम बहुत होता है, ये है वो है ये है, सरकार प्रोग्राम कर रही प्लान हमका ना, जब जाके नेशनल आर्काइव में देखा तो उनके ऊपर एक सिंगल डेडिकेट फाइल नहीं। उनका जिक्र सिर्फ डिस्पैचेस में की होम डिपार्टमेंट की फाइल है साल 1935 की, उसमें दिसंबर के महीने में स्टोरी की जो स्टोरी पूरी जो रिपोर्ट आई है 4 पन्ने की, उसमें पैराग्राफ नंबर 26 में उनका नाम है। बस इतनी है, इतना। तो अंग्रेजों के हिसाब से आप मान लीजिए कोई रैंडम आदमी जाके किसी अंग्रेज को गोली मार दे तो आपको लगता है कि उससे क्या वायसराय को कोई प्रॉब्लम होगी? इतनी बड़ी कंट्री में एक बंदा मरेगा तो क्या पड़ेगा उसको? सो दे वर नॉट दैट मच ऑफ अ थ्रेट। कई लोग हैं जो मरने के बाद बहुत टाइम के बाद में, खासकर तब कि उनके प्रशंसक या उनके फॉलोअर्स बड़े साहब बन जाते हैं या बड़े मंत्री बन जाते हैं तो वो उनका नाम प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर आप उनको, आपके नजरिए तो सारे बड़े हैं, जो फ्रीडम फाइटर है सभी बराबर हैं, लेकिन अगर आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में चेक करेंगे तो सुभाष बोस के सामने तो कोई नहीं खड़ा होता। उसका एग्जाम्पल यही है कि सुभाष बोस वो आदमी है जिसके बारे में या उससे जुड़ी हुई 990 फाइलें रक्षा मंत्रालय ने 97 में चुपचाप से रिलीज करी थी, और ये फाइलें आई थी आपकी हिस्ट्री डिवीजन से। मुझे एक बात का मालूम नहीं था, मुझे अभी मालूम चला, इस किताब में लिखा हम लोगों ने। हिस्ट्री डिवीजन इज समथिंग लाइक द नेशनल आर्काइव्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री। इट इज नॉट एक्चुअल एवरीथिंग, सो देयर आर फाइल्स अदर देन दिस आल्सो। हाँ, तो मुझे लगा था कि सब कुछ हिस्ट्री डिवीजन होगा, नहीं। तो उसके डायरेक्टर ने नोट में लिखा हुआ है कि मैं तो उसी की फाइल की बात कर सकता हूँ जो मुझे दी जाती है। तो और भी होंगी, फिर हमें लिंक हिंट मिल रहा है कि एमआई की फाइलें हैं सुभाष बोस के बारे में आफ्टर 47, उनके बारे में रिकॉर्ड्स हैं। तो एक को तो मैं डाल दिया, एक गलती से रिकॉर्ड आ गया था तो उसको डाल दिया हमने। तो 990 फाइल्स आईएनए की जुड़ी, सुभाष बोस की डेथ से जुड़ी हुई, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1997 में क्लियर करी, नेशनल आर्काइव में डाल दी। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोगों ने चंद्रचूड़ घोष, जिसको बता रहे हैं इतिहासकार नहीं है, हम लोगों ने सूचना का अधिकार को इस्तेमाल करके, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, हमने आरटीआई को लगा के हम इनके पीछे भागे, उनको तंग किया, ऑर्डर जीते कमीशन के सामने, जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और हमारी एफर्ट्स की वजह से मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने 1000 से ऊपर फाइलें डिक्लासिफाई की हैं साल 2010 के आसपास। ठीक है, वो चुपचाप रखे नेशनल आर्काइव में डाल दी। उन्हीं फाइलों को खोल करके वो जासूसी कांड हमने निकाला, उसे खंगाल करके। उसके बाद हमारी और जो मेरा ग्रुप है मिशन नेताजी चंद्रचूड़ घोष में और मेरे बाकी मित्र, हमारी वजह से और नेताजी के परिवार के लोगों से जिनसे हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत उस टाइम का तो था ही अच्छा, अब नहीं है। हमारे जो एफर्ट जो हमने लगाए, जो हमने लॉबिंग करी, हमने मोदी जी तक बात पहुंचाई जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हमारे एफर्ट की वजह से उन्होंने कोई 305 की फाइल पब्लिक करी है। जो उसके बाद में उसी के टाइम के आसपास में ममता बनर्जी ने 64 फाइल रिलीज करी है जो इंटेलिजेंस ब्रांच की, बहुत सी फाइलें सुभाष बोस के। इनके अलावा फाइलें नेताजी से जुड़ी हुई अमेरिकन गवर्नमेंट के पास, अमेरिकन डिक्लासिफाइड फाइल्स, इंग्लैंड में तो है बहुत सारी, सुभाष बोस का नाम लिखा है फाइलों के ऊपर, ताइवान में है, ऑस्ट्रेलिया में है। उसके अलावा यूरोप में बहुत कंट्रीज है, लेकिन वहाँ जर्मनी में होंगी है। लेकिन क्योंकि मेरा फोकस डेथ पे है, तो मैं सब जापान, इंग्लैंड, अमेरिका के अलावा मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा इशू वो नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जिनके बारे में अंग्रेज सिर्फ एक एक लाइन में लिखते थे, यहाँ उस आदमी के ऊपर इतनी सारी फाइलें इतनी कंट्री से पड़ी। तो ये दिखा रहा है कि वो आदमी का इम्प्रिंट या उसकी इंपॉर्टेंस है क्या। आज तो आप गधा घोड़ा बराबर कर सकते हो ना, जुमला दिया कि साहब इस देश में ये बड़े 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 नाम हुए थे, और आप टेक्निकली गधे घोड़े बराबर कर रहे हो। आपको पता नहीं कि सुभाष बोस कहाँ थे और ये लोग कहाँ पे थे। वो अगर आपने उसका चेक करना है कि उनकी स्टैंडिंग क्या है, जाके फाइलें चेक करो, आपको मालूम चल जाएगा कि ये आदमी कौन था और ये कौन थे उस टाइम पे। कि किसी छुटभैया नेता को आपने आज वोट बैंक के चक्कर में आपने खड़ा कर दिया सुभाष बोस की कैटेगरी। तो जो भी इंसान ट्विटर में आकर के सुभाष बोस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो पहले बताए कि तुम्हारा कौन नेता था, ये बताओ पहले, मैं फिर उसका रिकॉर्ड निकाल के दिखाऊं कि अपने पहले बी वेरी माइंडफुल किसके बारे में बातचीत करूं। तो ये जो फाइलें निकली हैं, ये फाइलें प्रधानमंत्री ऑफिस की हैं, ये फाइलें गृह मंत्रालय की है और विदेश मंत्रालय की और कैबिनेट सेक्रेटरीट की है।
इंटेलिजेंस के कुछ स्ट्रे रिकॉर्ड्स हैं, तकरीबन पोस्ट इंटेलिजेंस। जो पुरानी फाइलें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हैं और उसमें आईबी के रिकॉर्ड्स हैं। ये अंग्रेजों के ज़माने की बात कर रहा हूँ। और तो ये तो मोटा मोटा ये है। आईबी की फाइलें बहुत सारी और होनी चाहिए, बिकॉज कम से कम एक मुझे मालूम है एक रिकॉर्ड कि 77 का रिकॉर्ड तो मेरे पास पड़ा है, तो वो फाइल डिक्लासिफाई नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, हाँ, तो वो हो भी चाहिए, उसमें उसका मोटा कंटेंट हमको पता है हमारा एग्जैक्टली। मानना ये है कि इसका मतलब हाँ फाइलें हैं वो, जो अभी भी बिल्कुल फाइलें हैं। वो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा उसके एग्जाम्पल बता के। जी। तो अभी इन फाइलों का जो निचोड़ आप निकालेंगे, हमारा काम तो जैसे गन्ने का जूस निकलता है, हम तो गन्ने के जूस वाले हैं। जी। हमारा काम लोगों को गन्ना नहीं बेचना, हम जूस बेचते हैं और जी। निकाल के पूरा दिखाते हैं क्या। तो अगर आप ये सारी फाइलों को हमने, जैसे ये हमारी किताब जो हमारी बोस्ट रिसेप्शन, और आपसे विनती करूंगा उसका लिंक डाल देना बिल्कुल अमेजन का या जिसका भी, इसके नीचे, ताकि हमारे लोग बच्चे पढ़े जी। और वो पढ़े। और एक चीज उसमें याद रखें पढ़ने के बारे में कि ये चेतन नगर का नॉवल नहीं है। तो ये लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। लाइफ इज नॉट एज सिंपल एज कि हम कॉलेज में गए, वहाँ पे गर्लफ्रेंड बन गई, शाम को शादी होगी, फिर नौकरी लगी इंटरनेशनल में। लाइफ इज नॉट दैट इजी, इट्स बिट डिफिकल्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो ये किताब जब उठाएंगे तो ये उस किताब की कैटेगरी में आएगी जो आप जीवन में कम से 3-4 बार पढ़ोगे और आपको खबर मजा आएगा, आपको पूरा पैसा वसूल होगा। तो ये मत उम्मीद करना कि पहली बार में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि किताब बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट मजा आएगा। आप उसका पढ़ना अगले सर आपको और मजा आएगा कि आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि कहानी है क्या। तो जैसे वो मैट्रिक्स फिल्म थी कियानो रीव्स की, कि आपको पूरा मैट्रिक्स पूरा खुल जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि मेरा भी वही हाल हो गया कि मुझे वो मैट्रिक्स पूरा खुल गया मेरे सामने, क्योंकि मैंने इतने 20 साल बिता दिए। वो निचोड़ जो था मैंने डाल दिया उसमें, दोस्तों ने हमने मिलकर, अब देखिए लोग कितना पढ़ते। तो पढ़िए, आपको मजा आएगा, आपको पैसा वसूल होगा। ये वो किताब नहीं है कि आपने पढ़ी और 4 दिन में खत्म हो गई और फिर आपने उसको शेल्फ में रख दिया, भूल गए। नहीं, आप इसको उठाइए, पढ़िए 3-4 बार, आपको बहुत मजा आएगा, आपका पूरा पैसा वसूल होगा। किताब पढ़ने का एक कारण होता है कि लोग एंटरटेनमेंट लोग चाहते हैं, मतलब कि कुछ इंजॉयमेंट आए, कुछ किक मिले आपको, सब मिले। नेताजी की कहानी अगर आप पूरी डेथ हिस्ट्री की, मैं सारी रिपोर्टों को हटा के मैं कंक्लूजन दिखा रहा हूँ। तो अंग्रेजों ने जो इन्वेस्टिगेशन करी तो उनको मालूम चला, और मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि फॉरेन से क्या मालूम चला जी। तो उसमें ये पता लगता है कि ये पूरी कहानी जो बताई गई थी कि उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। जैसे आजकल हम बोलते हैं ना कि नेताजी मर गए प्लेन क्रैश में, संजय गांधी की डेथ हो गई, सिंधिया की डेथ हो गई, नहीं, सारे जैसे केस नहीं। संजय गांधी की जैसे डेथ हुई थी, संजय गांधी जी दिल्ली में एयरपोर्ट में आए, लोगों ने आते देखा, तो क्लियर आई विटनेस अकाउंट। संजय गांधी जहाज में चढ़ते हुए लोगों ने देखा कि देखो जहाज में चढ़ गए संजय गांधी। संजय गांधी जी और को पायलट ने जहाज को उड़ाया नई दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट के आसपास। लोगों ने जहाज को जाते देखा, अनफॉर्चुनेटली जहाज में खराबी आ गई, जहाज क्रैश किया, लोगों ने जहाज को गिरते हुए देखा। जहां जहाज गिरा वहां पे पुलिस के, इंटेलिजेंस के बाकी लोग पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली संजय गांधी जी की डेथ हो चुकी थी, तो उनकी डेड बॉडी अवेलेबल, ठीक है। तो बाद में डेड बॉडी की फोटोग्राफी में ऑटोप्सी भी हुई होगी, सब कुछ है। तो उसमें चेन ऑफ एविडेंस लाइकवाइज इन द केस ऑफ मदर ऑफ सिंधिया वगैरह क्लियर है, उसमें किसी को डिस्प्यूट नहीं। अब सुभाष बोस की कोई डेड बॉडी नहीं मिली थी, ना डेड बॉडी की फोटोग्राफ है, ठीक है। सारी कहानी जो थी सुभाष बोस की जो डेथ की थी, वो सिर्फ इट वाज बेस्ड ऑन पीपल मेकिंग द क्लेम कि ऐसे ऐसे हुआ। और उसके अलावा फिर जब उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया तो उनको पता लगा कि जापानियों की हरकतें कुछ उल्टी थी, कि वो डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने फूंक दिया, जहां जहां सुभाष बोस की मूवमेंट हो रही है रिकॉर्ड फूकना शुरू कर दिया। सो दैट मींस ही वाज ट्राइंग टू हाइड समथिंग। फिर ये होता है कि मान लीजिए कि मतलब कोई घटना आंखों के सामने घट जाए, आपके किसी के भी सामने, खासकर बड़ी भयानक घटना, तो उसकी मेमोरी आपको दिमाग में रहेगी आपकी, और आप उसके कम से कम मोटा मोटा जो फैक्ट्स हैं उसको आप कभी भूलोगे नहीं। खासकर तब जब आप फौज के अंदर कर्नल वर्नल रैंक के अफसर हो, आपने पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखी, आप जापानी हैं या जो भी हैं, और उसके बाद 1950 के दशक में आप बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर बने हैं आप लोग, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग है भगवान ने, तभी आप कंपनी के मैनेजर बने हैं। आप टोक्यो में मित्सुबिशी कंपनी के मैनेजर बने हो, ठीक है, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, रिटायरमेंट के बाद में। तो लेकिन जब इन लोगों को, जिन लोगों ने, जापानियों ने और सुभाष बोस के साथ जो हबीबुर रहमान जो एडीसी थे, जब उन्होंने मुंह खोला इस केस के बारे में, उनको रिकॉल करने को बोला, वो उसके अंदर मेजर कंट्राडिक्शंस निकल गए, अलग अलग बातें लोग बोल रहे थे। तो उनको डाउट अंग्रेजों को हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो गड़बड़ है। तो उसमें एक लाइन ऑफ थिंकिंग निकल के आई कि हमें ये काम करना चाहिए कि हमें इसका सब प्रूव करने का एक ही तरीका है कि ये प्लेन क्रैश कहा जाता है कि ताइपे में हुआ है। तो ताइपे में जाकर को ये लोग कह रहे हैं कि सुभाष बोस को प्लेन क्रैश के बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया,
जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी डेथ होगी, बाद में क्रिमेट कर दिया गया। तो हॉस्पिटल की रिकॉर्ड चेक करो जाकर के ऑन स्पॉट इंक्वायरी करेगा। तो वहां से फाइलों से निकल के आ रहा है कि अंग्रेज जो थे ये फाइलें ताइवान में इंक्वायरी नहीं करवा पाए ढंग से। कुछ कारण थे कि लड़ाई खत्म हो गई थी, अमेरिकन ने वहाँ कब्जा कर लिया, शायद कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं हो पाया, और लोग भी थक गए थे, वो कि फटाफट जाने का टाइम आ गया था, क्योंकि उन्होंने इंडिया से उनकी दुकान बंद हो गई थी उस टाइम पे। तो वो थोड़ा सा डिटैच भी हो गए थे। और ये मुझे ये भी मालूम, क्योंकि इंडिकेशन तो ये कि जो MI6 या MI5 उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा, उनके रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं है। अगर हैं 2-4 हैं लेकिन नहीं है, तो अगर उन्होंने उस साइड से कुछ इंक्वायरी की तो हमें नहीं पता, वो तो बिल्कुल ही उस जमाने का आ जाएगा। लेकिन जो रिकॉर्ड हमारे पास में अभी तक अवेलेबल हुआ है कि उसमें जो जो लोग के नाम आ रहे हैं, तो वो इंक्वायरी जो है वो ढंग से नहीं कर रहा है वहाँ पे। अच्छा। और उसी दौरान भारत इंडिपेंडेंस वो मतलब उस पर मोड में चला गया, और वो हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट आ गए। तो भारत सरकार ने ही मतलब जब इंटरिम गवर्नमेंट के स्टेज में थे, तो एक आदमी को, जिसको आज की भाषा में बोलेंगे नॉन स्टेट एक्टर, उसको यहाँ से भेजा इंक्वायरी करने के अच्छा। ताइवान में 1946 में। वो वहां से जब ताइवान से वो होकर आया है, तो उसने या तो वो एक पत्रकार के नाम पे गया। आप या किसी भी बड़े आदमी की किताब पढ़ेंगे, काफी इतिहासकारों की किताब पढ़ेंगे, तो उसको पत्रकार बताते हैं। पत्रकार वो होता है जो जाके स्टोरी देखता है और स्टोरी को फाइल करता है। जो आदमी आके स्टोरी रिपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो पत्रकार नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है ना? तो ये बेसिक फैक्ट उनको नहीं पता। मेरे को समझ नहीं आता पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। फिर पत्रकार को नौकरी मिल जाए गवर्नमेंट के अंदर, प्रेस अटैची बना के भेजो स्विट्जरलैंड के अंदर, तो कौन सा पत्रकार है वो? कांग्रेस का आदमी था, उसको उन्होंने भेज दिया वहाँ, तो उसने इंक्वायरी करी, उसने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी। और अगर 46 में ना भी समझ में आया हो, तो 51 में जाकर, क्योंकि हमारे पास उसमें नोट्स हैं जो पंडित जी के सामने नोट रखे गए थे, उसकी फोटोकॉपी लगा दी किताब में। नोट लिखने वाला फॉरेन सेक्रेटरी था। तो मैंने कहा ना, इस केस में छोटी छोटी चिड़िया तो है नहीं, इस केस में सारे सब फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, IB चीफ लपेटे में आएंगे। हम तो किसी छोटी चिड़िया है नहीं सुभाष बोस केस में, क्योंकि हाईएस्ट लेवल का केस है ये। कोई छोटा भैया, ये कोई आरुषि तलवार वाला केस नहीं है मैडम पे, कि कोई छोटा बच्चा मर जाए किसी कॉलोनी में, आप लोगों ने पूरी कंट्री खड़ी कर दी कि जैसे मर्डर कहीं पूरी दुनिया में कहीं होते नहीं है। वो नॉर्मल लोग हैं हमारे आपके जैसे, ऐसे तो हजारों काम होते हैं। ये आप बात कर रहे हो सुभाष चंद्र बोस की, जो बहुत बड़ी फिगर, ठीक है, टॉप लेवल के लोग हैं। तो 51 में कम से कम अगर पहले नहीं भी समझ में आ, तो उनको समझ में आ गया कि वहाँ के जो रिकॉर्ड है वो प्रूव नहीं कर रहे। There's a problem. So the government knew, पंडित जी न्यू, ताइवान की जो रिकॉर्ड्स है उसमें डेथ स्टैब्लिश नहीं हो रही। इसका मतलब इस केस में लोच है जबरदस्त। गवर्नमेंट करेक्शन क्या था? दबा दो केस में इस बात। दूसरा, किसी इंक्वायरी को ताइवान में मत होने दो। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसके बाद। अच्छा। कि कोई इंक्वायरी सुभाष बोस की डेथ ताइवान ताइपाई में हुई है, लेकिन इंक्वायरी ताइवान में नहीं हुई। तो किसी इंक्वायरी को वहां नहीं उन्होंने जाना। अच्छा। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पंडित जी टाइम टिल अटल जी टाइम। ओके। ठीक है जी। गवर्नमेंट में कंटिन्यूटी होती है। एक बार आपने पॉलिसी बना दी कश्मीर में तो फॉलो होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी कि हम कोई इंक्वायरी को ताइवान में नहीं होने देंगे। तो पंडित जी ने भी वही काम किया, इंदिरा ने भी वही काम किया, और हमारे अटल जी ने भी वही काम। तो ऐसा नहीं है कि आप नेताजी की सच्चाई बता दोगे तो लपेटे में सब कांग्रेस ही आएंगे। जिन जिन लोगों ने बाय डिफॉल्ट जानबूझ करके या कुछ विवशता में अंगूठा लगा दिया इस केस में, बेसिकली सब रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें इन्होंने नहीं जाने दिया, और करते 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 तो हुआ क्या कि 55-56 में पहली मतलब एक प्रॉपर इंक्वायरी हुई, जिसको कहा था कि शाहनवाज इंक्वायरी। अगर आप सरकारी फाइलें पढ़ेंगे, सरकारी फाइलों का मतलब नोट फॉर द कैबिनेट, ये छोटी मोटी फाइलें नहीं है। आजकल बड़ा टीम में हल्ला मचाते हैं, देखो जी ये पुलिस का नोट आ गया, किसी SP ने बोल दिया। SP होता क्या नहीं है। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी की, होम सेक्रेटरी की, टॉप लेवल के बंदे। तो नोट फॉर द कैबिनेट, जो हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी हमारी कंट्री में, कैबिनेट को जो नोट दिए जा रहे हैं, अगर मैं वहां से आपको नोट उठा के बताऊं, जैसे मैं आपको वाजपेयी जी के जमाने का नोट फॉर द कैबिनेट से याद कर रहा हूँ, तो उसमें लिखा कि नेताजी की डेथ को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, लोग नहीं मानते, सरकार मानती है प्रियंका शर्मा की, लेकिन जनता नहीं मानती। और हमने फिर ये जब लोगों ने डिमांड करी, तो सन 56 में उसमें की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता करी है श्री शाहनवाज खान ने, जो पहले नेताजी के साथ में जो INA के बड़े, जो नेताजी के बड़े वो थे जी। मेरी प्रॉब्लम उस नोट से ये है कि जो आदमी उसको ड्राफ्ट कर रहा है, होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, उसको तो इतनी नॉलेज जितने साथी के बच्चों को मालूम है। शाहनवाज खान INA में था अपने पूरे जीवन को 1-1.5 साल, क्योंकि INA का पूरा ड्यूटी 2 साल है।
सुभाष बोस सन 43 में जापान पहुंचे हैं, उसके बाद उन्होंने आईएनए की कमांड ली है, पूरी गवर्नमेंट सेटअप की, 45 में उनकी डेथ हो गई। जी। ठीक है, उसके बाद शाहनवाज खान सन 46 में गांधी जी के चेले हो गए और 46 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, मेरठ से इलेक्शन जीत गए। उसके बाद पूरा जीवन भर वो कांग्रेस के एमपी रहे हैं और मिनिस्टर रहे हैं। तो मैं जीवन में 1 साल रहा हूँ दिल्ली में और जीवन के 25 साल बिता दूं नोएडा के अंदर, तो मैं दिल्ली वाला कब से रहूंगा? ठीक है। तो आप गलत, आप उसमें नैरेटिव गलत फ्लोट कर रहे हैं। आपको ये लिखना चाहिए था कि ये आदमी बहुत वफादार कांग्रेस का था, आप उसको नेताजी का मत बताओ। इनफैक्ट नेताजी के सपोर्टर उसको पसंद नहीं करते थे। नेताजी के परिवार के लोगों ने उसको लिटरली गालियां दी। ठीक है, तो उसको हमने बना दिया। एनीहाउ वो भी अवॉइड नहीं कर सका, उसको मिलिट्री का आदमी था, उसको था, तो जापान गया इंक्वायरी के लिए। तो लोगों ने बोला वहाँ इंक्वायरी होगी ताइवान में, वहाँ जाओ। यहाँ पर आई खबर तो पंडित जी का नोट आया, उसने कहा जी ये इंक्वायरी वहाँ नहीं जा सकती, प्रॉब्लम हो जाएगी, पॉलिटिकली बड़ा हमारे को एम्बेरसमेंट होगा, फ्लैट ढमकाना। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं वो बहाना निकाल दी कि हमारे ताइवान से कोई रिश्ते नहीं है। अच्छा। ताइवान, मैं आपको बताता हूँ ताइवान क्या है, लोगों को पता नहीं कि ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। चाइना जो अभी है, तो चाइना का ही एक ये मतलब लड़ाई है चाइना की ताइवान की। ताइवानीज भी चाइनीज है, वो बोलते हैं अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी और पीआर करके। तो चाइनीज दावा करते हैं कि हमारी कंट्री, लेकिन ये सन 45 में अलग अलग बन गए थे। वो चांगकाई शेक जो है यहाँ चला गया था, पहले भारत सरकार इन्हीं को रिकॉग्नाइज करती है। अच्छा। चांगकाई शेक के चैनल पर अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो बड़ी अच्छी फोटो आपको मिलेगी गांधी जी की चांगकाई शेक की वाइफ के साथ, चांगकाई शेक के साथ। पंडित जी के दोस्त थे, यहाँ आने जाना होता था, कुछ था। और भारत ने 1949 को चाइना जो अभी कम्युनिस्ट चाइना है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया और ताइवान को साइडलाइन कर दिया। ठीक है, फिर ये बोलना कि हमारे इनसे रिश्ते अच्छे नहीं है, तो कोई मतलब उससे आपका कि हम हमारे डिप्लोमेटिक टाइज में इनके साथ, ये इनका बहाना न मारती, विच इज बेसिकली बकवास। हमने किताब में देखा है कि कोई ह्यूमन राइट्स के इश्यूज में और इन चीजों में ये सब चीजें नहीं आती। आप ताइवान तो छोड़ दीजिए, आप आज के दिन में हमारी जितनी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ में है, कई बार ऐसा हुआ है दोनों साइड से कि गलती से अगर छोटा बच्चा अगर बाउंड्री क्रॉस करके वहां चला गया, वो भी छोड़ जाते हैं, हम भी छोड़ जाते हैं। इतनी भी जलालत नहीं है कि हर एक आदमी को मारते हैं। और चाइना से तो बहुत अच्छा जाना, मैं तो लोगों को जानता हूँ, उन्होंने शादी की चाइना के अंदर लोग जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं, और कोई आपको नहीं रोकने वाला। अगर आपको इतनी ही टेंशन है, आप जाके बोल तो चाइना वालों को भी हम ताइवान में जा रहे हैं, बुरा मत मानना, पुराना इशू है, सेकंड वर्ल्ड का, एक इंक्वायरी हमने करनी। नोबडी इज गोइंग टू रेज क्वेश्चन, इवन योर एनिमीज विल नॉट रेज क्वेश्चन। ये सब बहाने थे। तो पंडित जी ने कहा नहीं वहां नहीं जा सकते इंक्वायरी के लिए, तो पंडित जी का आदेश हो गया, तो उसके सारे वो फॉरेन सेक्रेटरी साहब वो सब उसी लाइन पर आ गए। तो इन्होंने शाहनवाज को मना कर दिया, आप वहां नहीं जा सकते। तब उन्होंने कहा हम एक रास्ता निकालते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट कैसे किया ना, फॉरेन से कैसे मालूम चला। इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं कि ब्रिटिश सरकार का संबंध है उस सरकार के साथ में, हम अंग्रेजों को बोलते हैं कि आप इसकी इंक्वायरी करके हमको कुछ बताओ, जो चीजें शाहनवाज वहां से पता लगाना चाहते हैं, हम ब्रिटिश सरकार से पूछते हैं। तो भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को वो भेज दिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने वहां इंक्वायरी कर दी, ताइवान से बात करी गवर्नमेंट से। ताइवान के लोग बेचारे बड़े अच्छे हैं, वो हमेशा मदद करते हैं। जब भी आप जाओ वो खुले मन से मदद करते हैं। भारत के लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं, उनके बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं। ये झूठ के एक नंबर के झूठे मक्कार लोग जो बैठे हैं यहाँ, ताइवान के बारे में उल्टी बातें बोलते हैं। लेकिन जब भी हमारी सरकार या हमारे यहाँ से कोई भी लोग वहां गए हैं, लोगों ने उन्हें हमारी पूरी मदद करी इस केस में, सुभाष बोस के केस में, उधर से लेके अभी तक के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ये इन्होंने वहां जाकर के अंग्रेजों ने इंक्वायरी करी, और इन द मीन वाइल शाहनवाज ने रिपोर्ट दे दी कि मर गया प्रियंका, और गवर्नमेंट ने इंतजार भी नहीं किया अंग्रेजों की रिपोर्ट का। ठीक है, शाहनवाज की रिपोर्ट आने के कुछ एक दिन बाद अंग्रेजों ने वो रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दी। अच्छा। सरकार, और उसमें उन्होंने मतलब बेसिकली डाउट रेज करे कि कंफर्म नहीं हो। ओके। तो भारत उस दिन के बाद से आज के दिन तक भारत सरकार के किसी रिकॉर्ड में, किसी नैरेटिव में, किसी बेसिकली उनके हिसाब से वो ब्रिटिश इंक्वायरी कोई कुछ नहीं। जैसे आपने खुद ही ब्रिटिश को इन्वॉल्व किया है। हाँ, वो हमें मालूम कि हमने रिकॉर्ड उसके निकाल लिया। ठीक है, तो वो इन्होंने हशप कर दिया, उसका कभी जिक्र नहीं किया, कभी भी नहीं जिक्र, कभी भी आज भी कभी वो जिक्र ही नहीं करता। ताइवान में इंक्वायरी हमें 56 में हमने करवाई थी, क्योंकि उसका आउटकम नेगेटिव निकला था। हमारे यहाँ पे तो यह है कि सुभाष बोस मर गए प्लेन क्रैश पे, उसके खिलाफ में कोई खबर आएगी हम पब्लिक को नहीं बताएंगे, तो उसको हशप कर दिया उन्होंने। पर इनकी किस्मत खराब कहाँ निकली कि 30 साल बाद इंग्लैंड, क्योंकि वो इंक्वायरी इंग्लैंड के थ्रू हुई थी, ब्रिटिश सरकार के थ्रू, तो ब्रिटिश सरकार ने वो रिपोर्टर निकाल करके अपने ब्रिटिश नेशनल आर्काइव में डाल दी। अच्छा। हमने जाके नेशनल आर्काइव में जाके
वो रिपोर्टें वहां से निकाली, इंग्लैंड जो नेशनल आर्काइव ऑफ यूके लंदन में जो क्यू में है उसको निकाल करके वहां से निकाल दी। तो वो जो रिपोर्टें निकाली तो उसमें दिखाई दिया कि इंडियंस ने हमको बोला है इंक्वायरी करो, और लास्ट में लिखा है कि हमने आज दिल्ली में जाकर के भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव को 5 कॉपीज दी इसके रिपोर्ट। अच्छा। तो तुमको 5 कॉपियां मिली थी छप्पन में, उसके बाद तुम्हारे को सांप सूंघ गया, तुमने किसी को बताया नहीं। अब सोचिए ये बात नेताजी की ना हो, जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल है कि आपको बाहर से खबरें मिल रही हैं कि भारत सरकार ने इंक्वायरी की थी, उसका रिजल्ट उल्टा निकला, तो भारत सरकार चुप होकर बैठ गई। अगर ये इंक्वायरी नेताजी की ना हो, किसी आतंकवादी की या किसी लुच्चे लफंगे की होगी, तो भारत में कोर्ट कैसे बिहेव करेगा? प्रशांत भूषण खड़ा जाएगा मेरे साथ में, मैं रात को 3 बजे कोर्ट करवा दूंगा रात को कि देखो उन्होंने कैसे झूठ बोला भारत सरकार ने। तब सडनली आपके सारे ह्यूमन राइट्स की जितनी वर्च्यूज हैं, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये फलाना ढमकाना, जो अंग्रेजों को नहीं पता होंगी, वो यहाँ पे ये लोग यूज करना शुरू कर देंगे। किसी आप देखो कितना आता है, कितना गलत बात होगी, सरकार झूठ बोल रही है। तो हमारी किस्मत फूटी हुई है सुभाष बोस के सपोर्टर्स की, हमारे पीछे कोई सिस्टम नहीं सपोर्ट करने वाला। आतंकवादियों के पीछे यहाँ बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं, हमें कोई मिलता नहीं है। तो मैं बैठ के पॉडकास्ट में अपना बकवास करता हूँ बैठ करके। पर ऐसा क्यों है अनुज जी? वो ऐसा इसलिए वो इसलिए बता रहा हूँ, मेरी क्योंकि नेताजी की कहानी जो सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है उसका एक सिंपल कारण है, बहुत सिंपल। वो कारण ये है, पहली बात ये राजनीतिक मुद्दा है। किसी ने मुझे बोला कि ये आदमी मुझे उसने बेसिकली क्रिटिसाइज करने के लिए बोला था कि ये राजनीतिकरण कर रहा है इस पूरे केस का। मैंने कहा जी थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, ये मुद्दा ही राजनीतिक है। ये मुद्दा सेटलमेंट करने के लिए मैं किसी वहां पे अकाल तक तो नहीं जाऊंगा, मैं किसी वहां नहीं जाऊंगा किसी मंदिर में जाकर के पुजारी जी आप सेटल करो, इसको सेटल पॉलिटिशियन करेंगे। पॉलिटिशियन पे ले जाने के लिए पॉलिटिकल मुद्दा है, ये मुद्दा है ही नहीं उस तरह का। तो आप जो मुझे कह रहे हो मेरी क्रिटिसिज्म नहीं है, मेरे फेवर में है, इसका राजनीतिकरण होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही सोल्यूशन इसका। देखिए देश में जितने बड़े बड़े हमारे नेशनल आइकन है सारे के सारे, उनके पीछे भगवान कोई ना कोई एक फोर्स लगी है। जैसे हम बहुत अच्छा एग्जांपल शिवाजी महाराज का कि शिवाजी महाराज जो है वो पूरे देश के श्रद्धेय हैं, हमारे श्रद्धेय आपके, हम लोग, मैं दिल्ली वाला हूँ, आप ही की हैं, हम लोग के कोई बोलेगा हमें शिवाजी महाराज हमारे श्रद्धेय, उनको बचपन से नाम सुनते हैं। लेकिन जो उनके शिवाजी जी महाराज के नाम पे जो मराठी हमारे लोग खड़े होते हैं महाराष्ट्र में, वो जज्बा अलग है। तो वो एकदम से, जैसे मुझे याद है कि 90 के दशक में खुशवंत सिंह जी ने कुछ उल्टा सीधा कहा था शिवाजी महाराज के बारे में, तो बाला साहब ठाकरे ने उसको आंसर दिया। आंसर दिल्ली में लोग देंगे, लेकिन जो जवाब ठाकरे जी देंगे वो उसका मतलब उसका मुकाबला नहीं, अलग मजा आएगा। तो नेताजी का सब प्रॉब्लम ये हुआ ना, वो कहते हैं कि he who belongs to everybody belongs to nobody, इंग्लिश में कहावत है कि जो सभी को बिलोंग करता है किसी को बिलोंग नहीं करता। नेताजी के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई रीजन या कोई लोग नहीं। क्या कारण है? स्पेशली बंगालीज तो अपने ये तो एक बहुत मेजर एरिया है जो कि ये एक चीज और जो आपने अभी बात बोली, ये हमारे टिपिकल ये नॉर्थ इंडियंस को ही प्रॉब्लम है कि हम लोग समझते हैं कि बंगाली नेताजी के बड़े भक्त होते हैं। ठीक है, ये हम सब नॉर्थ इंडियंस को ही बहुत, और बाकी लोगों को बहुत, भारत के देश में जो नॉर्थ के मैं बोलूंगा सभी को, ये बहुत बड़ा एक नेताजी को लेकर के मिसकंसेप्शन है 3-4। जैसे एक मिसकंसेप्शन है कि नेताजी ने आईएनए फॉर्म की थी। नेताजी ने आईएनए फॉर्म नहीं की थी, नेताजी ने बीजेपी के ट्वीट में गलत लिखा हुआ है। मैं बोल के तंग आ गया, बार उनको मैंने रीट्वीट करा कि ये गलत है। सुभाष बोस ने आईएनए फॉर्म नहीं की थी, सुभाष बोस ने बनाई थी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, उसका मिलिट्री विंग था आईएनए, जो पहले किसने बनाया था, इन्होंने टेक ओवर किया था। तो सुभाष बोस ने आईएनए से बहुत बड़ी चीज बनाई, पूरी फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बनाई थी, जिसको 5-6 कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया था। और अगर कोई और देश होता, लोगों में अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष बोस माने जाएंगे, वो बाकी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन उनके बारे में बहुत सारा है कि साहब वो तो आईएनए के फाउंडर थे। एक उनके बारे में मिसकंसेप्शन ये कि सारे बंगाली नेताजी के भक्त होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बड़ा झूठ नहीं है इस पूरे केस में। 90% बंगालियों को सुभाष बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं। कारण मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि कारण ये कि उनके सुभाष बोस के भारत जाने से पहले ही जो वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल समाज था वो उनके खिलाफ होता था। और एक बहुत बड़ी बंगाल के अंदर लोगों को पता नहीं है कि गांधी जी के बारे में बहुत बड़ी गांधी भक्ति मूवमेंट वहाँ पे बहुत पुरानी है। 1920 के दशक में वहाँ पे लोग बंगाल में गांधी जी को भगवानों से इक्वेट करते थे। तो बंगाल का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इंटेलेक्चुअल समाज है, वो गांधी जी का सपोर्टर है बहुत बड़े टाइम से। भद्र लोग कहते हैं, भद्र लोग बाय डिफॉल्ट गांधी जी के सपोर्टर है। तो हम लोग कंफ्यूज करते हैं। दूसरा ये कि बाद में 1947 के बाद से कांग्रेस वहाँ पे 2 ही पार्टी ने राज किया। पहले आपके वो बीसी रॉय जो गांधी जी के डॉक्टर थे, जो बंगालियों के फेवरेट मतलब पॉलिटिशियन माने जाते हैं, वो गांधी जी के डॉक्टर थे।
सुभाष बोस के खिलाफ बैठे, और उसके बाद में आगे आगे वो लाल सलाम, करेक्ट, और ये लाल सलाम वाले जो थे, इनका वहाँ जो कि बंगाली भाषा में कहते हैं तोजोर कुकुर, तोजो कुत्ता, इन्होंने नेताजी के बारे में ऐसी गंदी गंदी गालियां लोगों ने दी थी। तो ये 40-50 साल जो ये राज वहाँ चला है इनका, इन दोनों का, इन लोगों ने वो नेताजी का लेकर के पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। तो वही है कि गिनती के आपके 4-5% बंगाली हैं जिनको सुभाष बोस में इंटरेस्ट है। मेरे दोस्त सारे उसी कैटेगरी में आते हैं, मैं भी, मुझे भी बहुत अटैचमेंट है। मैं हर जगह बोलता करता हूँ कि मुझे कलकत्ता सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा उठना बैठना उन्हीं 4-5% लोगों के बीच में जी, मैं तो वहाँ जाके कलकत्ता में बहुत खुश होता हूँ। जी, लेकिन रियलिटी ये है कि वैसे लोग बहुत कम हैं बंगाली समाज में, ना केवल कलकत्ता में, जबकि बंगाली समाज आप कहीं भी मैं तो पूरी दुनिया में लोगों से मिलता हूँ जी, कि अगर मेरा लेक्चर अगर मेरा हो रहा है अमेरिका में हो रहा है तो बंगाली समाज का पूरा रवैया इस पूरे केस को लेके वो कुछ नहीं करते इसका, उन्हें कोई स्क्वाश में इंटरेस्ट नहीं है। जी, सिर्फ ये जुमले देना कि नेताजी का मैं सपोर्टर हूँ और नेताजी की छुट्टी होती है यहाँ पे 23 जनवरी की, उस दिन जाके मैंने पकौड़े खा लिए, उससे अनफॉर्चुनेटली कुछ फर्क नहीं होता। जी, आपका जो रियल सपोर्ट है कुछ भी नहीं है, कि ना आप किताब पढ़ेंगे, ना आप एक पैसा खर्च करेंगे उसके ऊपर, ना कोई डिमांड। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक बहुत बड़ी घटना घटी थी देश में जो आज भगवान भला करे दोवल साहब ने और बाकी लोगों ने बड़ा मशहूर कर दिया उसको। भारत को आजादी देने में वो लोग कहते हैं कि सबसे किसको समझ सबसे ज्यादा भारत को आजादी जो मिली है उसकी समझ किसको ज्यादा होगी? अंग्रेजों को। आजादी उन्होंने दी, मैंने डिसीजन लिया आपको फ्री करने का। तो ललित गांव आई थिंक वाज आवर वॉइस फॉर अबाउट टेक्निकली द आई थिंक लॉन्गेस्ट ललित गांव रहा था, बाद में बेवल आ गया था 45 के आसपास में। ललित गांव जो था उसी ने ये सारा भारत छोड़ो छोड़ो सब उसका उसने ही उसी ने हैंडल किया था, वो इंडिया का वॉइस। उसने गांधी जी के बारे में क्या लिखा, वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल हम्बग। हम्बग का हिंदी में मुझे पता नहीं मतलब क्या होता है, ये उसके शब्द है। चींचपड़ करेगा तो लेटर दिखा दूंगा, लेटर भी मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा उसका। तो ललित गांव ने ये शब्द यूज किया कि महात्मा गांधी वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल हम्बग, HUMBUG पग, हम पग, HUMBUG हम पग। उसका हिंदी में मुझे पता नहीं क्या तर्जुमा किया उसका। तो ये उसका असेसमेंट है गांधी के बारे में। उसके बाद में फिर जब आज़ादी देने की बारी आई तो उसमें आपके हमारे क्लेमेंट एटली साहब जो वहाँ के प्रधानमंत्री जी, तो उसको लेके प्रकरण ये होता है कि, और ये बंगाली में बहुत बड़ा नेगेटिवली रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं वो ये कि सन 56 में एटली साहब भारत आए थे। भारत में आए 2 बार, बहुत बड़ी बात है। वो कलकत्ता तो शायद मेरे ख्याल से पहली बार ही गए होंगे मेरे ख्याल से। और एटली साहब ने हमको फ्रीडम दी थी। आजकल तो बोलते हैं कि वो इंग्लैंड के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर में उनका नाम गिना जाता है उनका। तो एटली साहब से उस टाइम पे क्या हुआ, एक तो यहाँ एक खासकर मैं आपको बताऊँ, जो छोटे बच्चे हैं वो जब होता क्या है ना कि कोई आप इतिहास को समझते हैं पढ़ते हो, अभी मैं आपको बोलूँगा कलकत्ता, तो आपके दिमाग में कलकत्ता की इमेज आएगी अभी कलकत्ता की। तो आप ये समझो कि अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि सन 56 में एटली साहब कलकत्ता आए थे, तो 56 का कलकत्ता और 56 में हिसाब किताब कुछ अलग था। जी, वो आजकल के ये जैसे वहाँ वो चल रहा है वो सब वैसे नहीं था, वहाँ अलग किस्म के, कम से कम पढ़े लिखे थे बहुत सारे। तो एटली साहब को होस्ट किया वहाँ के गवर्नर ने स्टेट गवर्नर ने। तो गवर्नर था नहीं, और तो इसलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट थे उनको एक्टिंग गवर्नर का पद मिला था, फनी भूषण चक्रवर्ती। कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का पहला मॉडल कोर्ट था। जी, आज के कोर्ट से मुकाबला मत करना हैसियत के मामले में। और उसकी ये हालत थी कि 1952 तक कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अंग्रेज रहा थे इंडिपेंडेंस के बाद। जी, 52 में पहला चीफ जस्टिस बना है फनी भूषण चक्रवर्ती, जाना माना जज था, बहुत अच्छा वो था, वो एक्टिंग गवर्नर थे। और एटली साहब जब आए हैं वो आए हैं 21 अक्टूबर 1956 को कलकत्ता, उसी टाइम पे। वही दिन था जब नेताजी ने मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस का वो सिंगापुर से डिक्लेयर किया था। तो शायद बात करते करते उनसे शुरू हो गई फनी भूषण चक्रवर्ती कि आप भारत को क्यों आप छोड़ के गए। तो एटली ने उनको वही बात बोली कि वो आर्मी में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी और नेवल रिवोल्ट बॉम्बे में हो गया था। सो दैट वाज द मेन फैक्टर बिकॉज ऑफ व्हिच वी लेफ्ट दिस कंट्री। एंड ऑफ कोर्स ही आस्क्ड हिम कि गांधी जी का जो आप ये धरना प्रदर्शन से क्या हुआ, उसने कहा मिनिमल उसका वो था, कोई इम्पैक्ट नहीं, उसका मिनिमल उसने इम्पैक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बारे में ये हम बात पब्लिक में बोलते हैं, कई नए इतिहासकार पैदा हो गए, वो इसका फैक्ट चेक करने पे तुलेगा, कहते वो तो एटली ने बोला था, वो तो कोई प्रूफ नहीं है उसका, कोई ये है वो है करके वो करके। मैंने कहा देखा एविडेंस मांगा। एक दिन मुझे भाई ने मुझसे बोला था कि तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, तुम कैसे कह सकते हो। मैंने कहा बेटा ऐसी बातें मत करना कभी फ्यूचर में,
अगर आज तुम हमसे एटली की और फनी भूषण चक्रवर्ती की रिकॉर्डिंग मांगोगे ना, तो मैं भी तुमसे मांगूंगा। गांधी जी को रेलगाड़ी से निकाला था साउथ अफ्रीका में, तो तुमने क्या रिकॉर्ड किया था आईफोन से? जी। क्या प्रूफ है? हाँ। गांधी जी ने खुद कहा था, हम गांधी जी की बात मानते हैं। मैं तुम्हारी पूरी महात्मा गांधी कलेक्टेड वर्क्स और पंडित नेहरू कलेक्टेड वॉल्यूम्स का वकीलों को दिखाऊंगा उसकी बात में, किसमें से लीगली एडमिसिबल एविडेंस निकाल कर दिखाऊंगा। डोंट टॉक नॉनसेंस। और इसमें बहुत एविडेंस है, मैं पूरी डिबेट के लिए रेडी बैठा हूँ। मैं सारी बातें अभी आपको भी बताऊंगा। वी आर रेडी फॉर अ फुल डिबेट ऑन की एटली ने कहा एविडेंस है, उसने कहा था, इट इज वेरी रीजनेबल। बाद में उसने फनी भूषण चक्रवर्ती ने पहले उसको ऑल इंडिया रेडियो में बोला, उसने सेंसर कर दिया इस बात को, जो गांधी वाली बात की मिनिमल जो बोला इसका। अच्छा। कोई ऑब्वियसली देखिए मैं ऑफ कोर्स, आई मीन गवर्नमेंट रन रेडियो चैनल है, तो ऑब्वियसली मैंने हमने 1946 के बाद जब अंग्रेजों ने, मैं आपको बताता हूँ, लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, पता लगनी चाहिए, खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन पहली बार 2-3 साल में हुआ बॉम्बे में, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी हुई। उसमें वर्किंग कमेटी में जो रेजोल्यूशन लाने वाले थे सरदार पटेल, तो रेजोल्यूशन में उन्होंने साफ उसमें ये लिखा है, वो अवेलेबल है, कि द एंड ऑफ द वॉर हैज ब्रॉट अबाउट नो चेंज इन द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियाज फ्रीडम, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कि लड़ाई खत्म होने के बावजूद भी अंग्रेजों का रवैया भारतीय फ्रीडम के बारे में नहीं चेंज हुआ। वो 1919 से कहते आ रहे थे कि भाई हम इंडिया को छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ते नहीं थे, और यहाँ कंडीशन पुट करते थे कि पहले हिंदू मुस्लिम की एकता हो जाएगी फिर जाएंगे। वो तो एकता तो होगी नहीं कभी हमारी, तो वो तो पाइप ड्रीम है। तो उन्होंने साफ उस पर लिखा कि अंग्रेजों का एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। ये सितंबर 45 है, तो सितंबर 45 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का असेसमेंट ये है कि अंग्रेजों का भारत छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। आज बैठ के लोग मुझे जुमले दे रहे हैं कि अंग्रेज तो पहले छोड़ने को राजी हो। किसने कहा भैया? मैं सरदार पटेल की बात करूंगा, तू है कौन? मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात कर रहा हूँ। आज बैठ के आप मुझे कहानियां पेल रहे, कहानियां को मैं भी नहीं है। उसके 2-4 महीने बाद में अगर आप सरकारी रिकॉर्ड चेक करेंगे तो अफरा तफरी मची हुई है गवर्नमेंट के लिए कि चलो यहाँ से। तो क्या चेंज आया? अब ये सितंबर में ये कहानी हुई, अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में आईएनए के लोगों को उन्होंने लाल किले में उन्होंने ट्रायल पे लगा दिया, और वहां जाकर के जब वो ट्रायल पे लगे हैं तो पूरे देश में आग लग गई। और दे दबा के कांग्रेस ही पहले इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन उनको समझ में आया कि अगर सपोर्ट नहीं किया तो हमारी जमीन निकल जाएगी। आईएनए के नाम पे उन्होंने पैसे रेज किए, पैसे कमाए, मरी हुई कांग्रेस को जिंदा किया, और दबा के लगाए नारे की देख वो लाल किले से आई आवाज, सैगल डल्लन शाहनवाज इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है जी। और जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो बोलते माउंट बैटन की जय हो, तब ये भूल गए लोगों को। तो इन्होंने वहां पे पूरा इशू बिल्डअप किया, उसको निकाला, और ये इन्होंने इस चीज को आगे निकाल के पब्लिक में डाला। तो ये उसमें हमने उस जमाने के रिकॉर्ड चेक किए सारे 1946 के। किसके रिकॉर्ड चेक किए? छोटे मोटे के नहीं। मीडिया में खबर आ गई कि साहब वहां के किसी पुलिस इंस्पेक्टर ने ये बोल दिया। इंस्पेक्टर की क्या औकात होती है? मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर आईबी की, बात कर रहा हूँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की लंदन में, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉइसरॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जिन लोगों ने डिसीजन मेकर्स है। रिकॉर्ड हमने सारे चेक किए उनके, हमने उनको देखा, मैंने देखा और लोगों ने देखा। हम उन रिकॉर्ड्स में हमने ये देखा कि अंग्रेज ने ये कहाँ लिखा है, किस अंग्रेज ने लिखा है कि दिल्ली में लोग धरने बैठे हैं कि अहिंसा का यहाँ दौर चलो और हम छोड़ के जाएंगे। क्या किसी अंग्रेज ऑफिसर ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कभी एडमिट किया कि अहिंसा के वजह से हम लोग भागे हैं? आप मुझे बाद में पॉलिटिकल लेक्चर में सुनाइए, मुझे वहाँ के रिकॉर्ड दिखाइए, इंटरनल रिकॉर्ड्स जिसमें वो असेसमेंट कर रहे हैं। बाद में तो गांधी जी को समाधि में आके फूल सभी चढ़ाते, वो तो पाकिस्तान का बंदा भी आके चढ़ा जाएगा, वो क्या बड़ी बात, वो तो प्रोटोकॉल है। दैट डज नॉट प्रूव एनीथिंग। कि एटली ने बाद में गांधी जी के बारे में अच्छी बातें बोली होंगी, वो तो प्रोटोकॉल है, वो तो मैं भी बोलूंगा, सभी बोलेंगे, वो तो प्रोटोकॉल, सभी को बोलना पड़ेगा, कौन किसी के बारे में बोलेगा, और ये एक जुमला बन गया। आप मुझे कंटेम्प्रेरी फाइल्स में उस जमाने के रिकॉर्ड में दिखाइए कहाँ अंग्रेजों ने बोला है कि हम शांति से, हम लोग घबरा गए थे और अहिंसा की ताकत के सामने हमने घुटने टेक दिए। उन्होंने सिर्फ एक ही बात लिखी है कि भारत की फौज में रिवोल्ट की नौबत आ गई और आईएनए वाला कंट्रोल से बाहर हुआ, ठीक है। एटली ने यह बात जाकर के समरी में बताई फनी भूषण चक्रवर्ती को, वो रहते हैं कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद से बात बाहर निकलनी शुरू हो गई। आज के दिन में दोवल साहब से लेके जनरल जीडी बख्शी, सुब्रमण्यम स्वामी, मेरे जैसा तो छोटा मोटा आदमी, सारे हम लोग पब्लिकली इस बात को बोलते हैं। विवेक अग्निहोत्री पब्लिकली बोल, सभी लोगों ने बोला कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ नेताजी, अहिंसा का कोई इसमें रोल नहीं है। आप मुझे गिनती के 5 बंगालियों के नाम गिना दो बड़े जिन्होंने ये बात बोली, नहीं बोलेगा। आप ध्यान देखना,
जब भी कोई बंगाली नेताजी की बात करेगा, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेगा, वो अपने वर्ड चूज करता है कि नेताजी वॉज अ ग्रेट लीडर। ग्रेट तो हमारे अरविंद केजरीवाल भी है। ये क्या ग्रेट का मतलब क्या है? तो ये बोल इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ हिम, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि जहां उसको ये शब्द बोलने पड़े तो इट वुड मीन कि गांधी जी का रोल नहीं था। और गांधी जी की इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ क्या है बंगाल में। कुछ साल पहले कलकत्ता का एयरपोर्ट है नेताजी के नाम पे, नरसिम्हा राव के टाइम पे उनका नाम नेताजी के नाम पे रख दिया। नेताजी के नाम की एक ही ढंग की बिल्डिंग है मेरे ख्याल से हुई थी जी तो उस पर उन्होंने प्रपोजल दिया कि महात्मा गांधी गैलरी बनेगी। जी एयरपोर्ट नेताजी के नाम का और गैलरी महात्मा गांधी की चेप दो दिया वहां पे। तो मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा जी मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मैं दिल्ली में आता, मेरा खबर छपी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कि हम लोग दिल्ली से आते हैं, बाहर के लगाते हैं, ये शहर कलकत्ता तो नेताजी के नाम से हम लोग जानते हैं, गांधी जी को ढूंढना था, मैं जाके मैं गुजरात में रहूँ। जी तो यहाँ पे आप गैलरी नेताजी के नाम पे लगाई, उसमें लगा दो महात्मा गांधी की फोटो, हमें तो उसमें कोई ऐसा गांधी जी की नहीं चीज हम लोग। जी तो मुझे किसने अपोज किया? नेताजी के परिवार को। I was about to come to them. Yeah. जी तो नेताजी के परिवार का लोगों ने मुझे, मतलब वो बंगाली समाज का हुआ कि उन्हें कोई प्रॉब्लम। और आज मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों ने मुझे उस पर जुमले दिए कि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एयरपोर्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो होम मिनिस्टर का एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर नहीं कर सकता बिना तुम्हारी परमिशन। अगर तुम्हें इतनी चिंता है, अगर तुम्हें लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो मैं प्रपोजल देता हूँ कि आप नेताजी की और सावरकर जी की मीटिंग हुई थी, उनकी फोटोग्राफ अवेलेबल है, जी आप उस फोटो को कलकत्ता एयरपोर्ट पर लगा के देखो, फिर देखो बंगाली समाज क्या करता है उसके बाद। तब वो वहाँ पे आंखों में खून उतराएगा लोगों के, तब बताएंगे आपको कि एयरपोर्ट पे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कलकत्ता शहर के बीच में फोटो लगाने की हिंदू महासभा के लीडर की। आपने बंगाली समाज की बात की और साथ ही उनके परिवार की बात की। आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपकी बुक से ही कोट कर रही हूँ कि उनका परिवार मीडिया में कुछ और बोलता है और इंक्वायरीज में कुछ और बोलता है। अभी कुछ समय पहले सुगत बोस जो है, उनकी एक खुद काफ़ी कुछ उसको लेके बातचीत हुई है, बोस सुभाष चंद्र बोस के डिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स को लेके। और उनके परिवार ने जहां एक और प्रधानमंत्री जी को बड़ा शुक्रिया अदा किया, लेकिन दूसरी ओर आप उनका नाम ले रहे हैं कि वो खुद इस बात के लिए खड़े नहीं होंगे अगर जरूरत पड़ेगी। क्यों? देखिए, परिवार जो नेताजी का है उसमें दो भाग है। जी उसमें मतलब भाग इन द सेंस कि जो अभी हमारे बीच में नहीं है और जो अभी है। जी तो जब आप बोलते हैं नेताजी का परिवार, तो नेताजी का परिवार का मतलब होता है उनके माता पिता। जी तो नेताजी के माता पिता तो चल बसे थे, उनकी ये डेथ मिस्ट्री में उनको नहीं पता। उनकी माता जी 43 के आसपास चल बसी थी, जी तो उनकी माँ को नहीं पता उसके बाद। तो माता पिता चले गए। जी उसके बाद नेताजी के भाई बहन जी 12 के आसपास थे, निकाल से पुराने लोग के बच्चे ज्यादा होते थे, जी तो 12 के आसपास भाई बहन थे। तो नेताजी के एक भाई और एक बहन ने नहीं माना कि उनकी डेथ ब्लड में है। जी ठीक है जी। जी उसके बाद में आ गया भतीजा भतीजी। मैं इसलिए उनका नाम लूँ कि वो जानते थे सुभाष को, उनके साथ में काम किया, उनके असिस्टेंट भी जी, जी, थे। तो नेताजी के कोई भतीजा भतीजी ने नहीं माना, भांजा भांजी कोई किसी ने नहीं माना कि उनकी डेथ में है। सिर्फ एक आदमी जो उसमें से वो स्टैंड्स आउट इज दी, अभी आपने जिनका नाम लिया, सुब्रतो बोस के पिताश्री डॉक्टर शिशिर कुमार बोस। उसकी ब्रांडिंग जो की गई है कि वो नेताजी का भतीजा थे। बायोलॉजिकल थे, बिल्कुल थे, कोई बात नहीं। और फ्रीडम स्ट्रगल में उनका अपने अंकल के साथ में बिल्कुल योगदान था। बट मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं उनको आइडेंटिफाई करता हूँ कि वो आदमी कांग्रेस पार्टी का लीडर था, वो कांग्रेस पार्टी का एमएलए था। तो ये बात नहीं बताते कि वो कांग्रेस पार्टी के आदमी थे। जी जिस कांग्रेस पार्टी ने नेताजी को और सुब्रतो बोस उनके शिशिर कुमार बोस के अपने पिताजी को निकाल के बाहर किया, उसी पार्टी को। तो नेताजी के परिवार के वो लोग जिनका कुछ कांग्रेस पार्टी से लगाव है, उन्होंने लाइन चेंज कर दी। जी अदरवाइज पूरी फैमिली वन साइड पे थी। उसमें और दो कैरेक्टर आते हैं, नेताजी की वाइफ और नेताजी की लड़की। जी तो नेताजी की लड़की का जो हमने इस किताब में डॉक्यूमेंट भी लगाया है, जो जयशंकर ने साइन किया है, कि उसका स्टैंड कुछ एंड दैट इज इंप्रेशन आई गॉट व्हेन आई मेट हर। तो वो कुछ अजीब सी हालत है, वो शायद कुछ ज्यादा ही क्लोज रही है वो इनके, मतलब शिशिर बोस के, तो शायद थोड़ा सा असर उसने भाई ने इनके दिमाग में डाल दिया। लेकिन नेताजी की वाइफ हु प्रॉब्ली न्यू फॉर बेटर एंड शी अंडरस्टूड बेटर, जो एमिलिया शैंकल का, उनकी डेथ हुई है 96 जी
तो वो कभी प्लेन क्रैश को नहीं मानी नहीं मानी। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आखिरी अटेम्प्ट किया था उनको उनका माइंड चेंज करने का, मतलब और भी क्यों होंगे लेकिन ये तो रिकॉर्ड पर है, प्रणब मुखर्जी, ये प्रणब बाबू जो थे उनको भेजा गया, जी विदेश मंत्री थे जमाने में भारत के, बाद में राष्ट्रपति बने हैं। जी तो प्रणब बाबू जर्मनी में गए उनको समझाने के लिए कि तुम नेताजी के डेथ को मान लो, तो उन्होंने घर से निकाल दिया उसको। अच्छा तो शी वॉज नॉट विलिंग टू लिसन एंड शी थॉट दैट ही वॉज अलाइव एंड ही वॉज इन रशिया एंड प्लेन क्रैश में वो बिल्कुल खिलाफ नहीं। जी तो ये परिवार, जिन लोगों के बारे में आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, आपने नाम भी लिया हो शगोतो बोस का, ये सब नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू, ग्रैंड नीसी से कैटेगरी के, जिन्होंने सुभाष बोस को अभी देखा भी नहीं है। जी और वो खुद ही शगोतो बोस खुद ही कह रहे हो कि वो हमारा एंसेस्टर थे, हमको हिस्टोरिकल फिगर है, हमने कभी उनको देखा नहीं है, सिर्फ बड़े बूढ़ों से सुना आपके बारे में। ऑब्वियसली उनकी समझ कई मामलों में हमसे अच्छी होगी बिकॉज वो उनके घर के लोग हैं। जी तो उसके अंदर भी जो ग्रैंड, अब उसमें जो ग्रैंड नेफ्यू और ग्रैंड नीसिस की जो कहानी है वो इतनी मजेदार है कि अगर उस पर अगर आप कोई वेब सीरीज बना दो तो एकता कपूर की सीरीज फेल हो जाएगी। उसमें इतना ड्रामा, इतनी नौटंकी है उसके अंदर, आई कांट टेल। अच्छा अरे बड़ी नौटंकी है लोगों हम्म को। और मेरे लिए समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि देखो मीडिया वाले तो इनकी बाइट लेते हैं, वो गूगल सर्च भी नहीं करते। एक बेसिक फंडामेंटल है कि आजकल के जमाने में बहुत आसान है गूगल कर सकते किसी के बारे में। जी हमारे मीडिया वाले, खासकर टीवी चैनल वाले, इतने उनको इतना टाइम नहीं होता कि ये बेसिक गूगल सर्च भी नहीं करते किसी के बारे जान से पहले। जी तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपना स्टैंड ऊपर ये चेंज करते रहते हैं। कभी कुछ जहाँ हवा चली वहीं का, मैंने एक बार उधरी का स्टैंड ले लिया करके। बट मोटा मोटा स्टैंड ये कि नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू और ग्रैंड नीसिस से कईयों को मैं जानता था, अभी भी उनको इतना कुछ होने के बावजूद उनको मैं दादा दीदी बोलता हूँ। कुछ हमारे अभी फेवर में है, अभी नहीं तो मेरी कल रात को दीदी से बात हुई किसी नेताजी ग्रैंड में से, जी तो उतना होने के बावजूद इकट्ठे हम लोगों ने काम किया, इकट्ठे लेक्चर दिए, सब कुछ दिया। जी इनका भी स्टैंड वही था जो उनके बड़े बुजुर्ग का, और उन्होंने जो उल्टी सीधी बातें बोली है, जो एलिगेशन लगाए हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक लगाए हैं पंडित जी पे खासकर। लेकिन इन्होंने ऑफ लेट एकदम से अपना पलटा मार लिया। वो एक अलग कहानी बताऊंगा आपको, उसमें एक जाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये खासकर जितने अपने जो लेफ्ट साइड के जो इकोसिस्टम है वो क्या काम करता है कि जब भी मैं नेताजी की बात करता हूँ, मैंने उसका वो जर्मनी वाले का प्रोग्राम देखा कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, तो मैं देख नहीं सकता बिकॉज मैं रिसर्च वाला आदमी, मुझे कोई इसका शक्ल देखने में मुझे कोई एंटरटेनमेंट मुझे नहीं मिलेगा, नहीं ना मैं उसमें इंटरेस्टेड है, मुझे किसी की क्या बोलता है वो अच्छे, मुझे मैं ऐसा आदमी देखिए, मुझे अगर कोई एंटरटेनमेंट मिला मैं ज़्यादातर अमेरिकी इंग्लैंडी जी वो अमेरिका की इंग्लैंड की चीज़ देखता हूँ, मुझे वैसे भी कॉपी कैट से मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जी तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरा तो खून खोल गया था, तो मैंने देखा नहीं। लेकिन अगर उसने नॉर्मली क्या करते हैं कि इकोसिस्टम आ गया, जब भी मैं बात करता हूँ कि अनुज धर आदमी है, कोई ये ऐसी है, कोई मतलब अच्छी अंग्रेजी भी नहीं बोलता करके, ऐसी कोई हिस्टोरियन में नहीं है, ये बोलता नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, लेकिन नेताजी का ग्रैंड नेफ्यू प्रोफेसर शगोतो बोस जो बड़े हिस्टोरियन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, वो कहते हैं वो सुभाष बोस की। अब उसमें ये होता है कि जैसे हमारी रामायण में कहानी है ना, बाली वाली कहानी होती है कि बाली किसी के सामने आ जाए तो उसकी आधी ताकत निकल जाती है, कहते थे। जी तो भारत में ऐसा एक वो है कि किसी को अगर मैं बोल दूं कि यह आदमी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया या हार्वर्ड का अमेरिका का है, वो सुन के आधी हिंदुस्तानी की हवा खिसक जाती है। और जिसकी हवा, और ये अक्रॉस पॉलिटिकल वो है, अगर हवा खिसके ना भी, या उसके दिल में होता है कि यार मुझे भी कल को अपने बच्चे को हार्वर्ड में डालना है तो ये प्रोफेसर कोई काम आ जाएगा मेरे, तो लोग बाय डिफॉल्ट पर से अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है। ये चीज़ें भारत के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। चाहे अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या हरकत कर रही है वो तो ट्रम्प साहब एक्सपोज कर रहे हैं, अभी तो पूरा माहौल चेंज हो गया, लेकिन तो ये बैठ करके वो यही बात बताते हैं कि साहब ये नेताजी का परिवार है और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, ये तो वो ये नहीं बताया कि इसका बाप कांग्रेसी था, ये इसकी माँ कांग्रेसी है और हरकतें जो करी अपनी तारा में। If you want to continue listening in to such interesting conversations about Bharat, do like and subscribe.